और बस सिर्फ सुनते जाना और शांति से सब चीजों को ग्रैब करते जाना, पूरा कस्टम्स हो जाएगा यहीं पे कंप्लीट। ठीक है, ओके दोस्तों, हमें क्लास नंबर 39 में हम करने वाले हैं कस्टम्स का पार्ट 1। आज है अपने कस्टम्स का पार्ट 1, बहुत ज्यादा मजा आएगा अपने को कस्टम्स करने में। स्टार्ट करते हैं कस्टम्स के साथ। ओके, ये एक प्यारा सा आदमी है, ठीक है, प्यारा सा आदमी है, बैलगाड़ी में बैठा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते 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 कहाँ पहुंचा? ढोलकपुर में। ठीक है, ढोलकपुर के गांव में वो पहुंचा। अब ये जो बैलगाड़ी में आदमी था ना, इसने अपने साथ कुछ सामान भी लेके आया था ये अपने साथ। तो बोलता जब आ ही गया हूं और ढोलकपुर में लड्डू बिकते ही है, तो चलो थोड़ा लड्डू ही बेच लेता हूँ। तो ये लड्डू बेचने की दुकान वहां पे लगा देता है। अब जैसे ही वो लड्डू बेचने की दुकान वहां पे लगाता है, कौन आता है? राजा साहब आते हैं। राजा साहब आके क्या बोलते हैं? नहीं, टुनटुन मौसी नहीं आएगी, उनका कंपटीशन है ना, तो अपने अभी नॉन कम्पीट फीस नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे कौन आता है? राजा आता है। राजा आता है, उसको बोलता है तुम कौन, तुम तो इस गांव के लगते नहीं हो। बोलता है नहीं, हम तो इस गांव के हैं ही नहीं। तुम फिर किस गांव के हो? तो बोला मैं एक्स वाई जेड गांव का हूं। अगर तुम एक्स वाई जेड गांव के हो और तुम मेरे गांव में आके बेच रहे हो, चलो बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हर बेचने के लिए तुमको मेरे को मेरे गांव में एंटर होने के लिए एक फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। तुम मेरे को कुछ एक कर दोगे, एक फीस दोगे। उस फीस की वजह से मैं तुमको गांव में दुकान लगाने दूंगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है। पहले जमाने में होता था, एकदम ऐसा ही होता था कि अगर आप एक गांव से दूसरे गांव जाओगे सामान बेचने के लिए, तो दूसरे गांव में आपको एक फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, तो ही दुकान लगा पाओगे, वरना मार्केट में दुकान नहीं लगा पाओगे। तो यही चीज सालों साल चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। फिर क्या हुआ? फिर आया फ्यूचर, जो कि हमारा प्रेजेंट है। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि इंडिया तो एक हो गया, सारे स्टेट एक हो गए, सारे गांव एक हो गए। तो इस सिनेरियो में इसको अपग्रेड किया गया, इस कॉन्सेप्ट को, और इस कॉन्सेप्ट को अपग्रेड करके बोला गया कि अगर इंडिया के बाहर से कोई सामान लाओगे या इंडिया के बाहर कोई सामान लेके जाओगे, तो तुमको एक फीस पे करना पड़ेगा। और उस फीस का नाम रखा गया कस्टम्स ड्यूटी। क्या? कस्टम्स ड्यूटी। अब कस्टम्स मतलब क्या होता है दोस्तों, बता पाओगे क्या? कस्टम्स किसको बोलता है? क्या कस्टम्स सर ड्यूटी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है? कस्टम्स लिटरल मीनिंग क्या होता है कस्टम्स का? हाँ, प्रथा। करेक्ट, कस्टम्स मतलब प्रथा, जो ऑलरेडी चलती हुई आ रही है। तो ये कस्टम्स ड्यूटी जो है, ये कुछ नया नहीं है, ये सालों से चलता हुआ आ रहा है, बहुत पहले से, जब से गांव वगैरह राजा वगैरह हुआ करते थे तब से। बट तब कॉन्सेप्ट क्या था? गांव वाइज कॉन्सेप्ट था, एक एक विलेज का कॉन्सेप्ट था, उसमें फीस का पेमेंट करना पड़ता था। यहाँ कॉन्सेप्ट को इंडिया के पर्सपेक्टिव पे कर दिया गया कि अगर इंडिया से बाहर कोई सामान इंडिया के बाहर से इंडिया में ला रहे हो या इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो, तो तुमको एक फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप ध्यान दोगे तो कस्टम्स को हम ड्यूटी बोलते हैं, टैक्स नहीं बोलते हैं। ड्यूटी मतलब क्या होता है? ड्यूटी मतलब दोस्तों होता है फीस। इसलिए कभी भी कस्टम्स का टैक्स नहीं होता, हमेशा कस्टम्स की ड्यूटी होती है, बिकॉज ड्यूटी मतलब होता है फीस। और ये वहीं से कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए इसका नाम कस्टम्स ड्यूटी है। हमें क्लियर दोस्तों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, कहां से आया, कैसे आया, क्या हुआ। कैमरा ऑन कर लो दोस्तों, जो जो नहीं किए हो। अब आओ एक ओवरव्यू ले लेते हैं हमारे सिलेबस का। तो हमारे सिलेबस का अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का आएगा। अपने सिलेबस में सी ए सी एम दोनों का एक ही साथ बता रहा हूँ। 15 मार्क्स अप्रोक्स आएगा हमारा कस्टम्स। अब इस कस्टम्स में क्या क्या होता है, इसका ढांचा क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कस्टम्स में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है कस्टम्स ड्यूटी। और ड्यूटी मतलब क्या होता है दोस्तों? फीस। इसीलिए कभी भी कस्टम्स टैक्स नहीं होता, हमेशा फीस होता है। ये कहां से आया? हमारे ट्रेडिशन से आया, पुराने जमाने में जो फॉलो हो रहा था उसी को ही हमने अपग्रेड कर दिया। अब जो कस्टम ड्यूटी है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मॉडर्न टाइम्स में हमने तीन चीजों का सहारा लिया। एक हमने सहारा लिया कस्टम एक्ट 1962 का, एक हमने लिया कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 का, एंड इसको सपोर्ट करने के लिए हमने बनाए कुछ रूल्स। अब कस्टम्स एक्ट 1962 में क्या था? कस्टम्स एक्ट 1962 में हमारा एक्ट
ये है प्रोविजंस है हमारे, क्या है प्रोविजंस। जितने भी प्रोविजंस अपने पढ़ेंगे वो सारे के सारे कस्टम्स एक्ट 1962 के पढ़ेंगे। कस्टम टैरिफ एक्ट में क्या है दोस्तों हमारा, कस्टम टैरिफ एक्ट में हमारा दोस्तों रेट्स है कि अगर ये लेके आया तो इसका इतना रेट लगेगा, वो लेके आया तो उसका इतना रेट लगेगा। रेट्स लिखे हैं कस्टम टैरिफ एक्ट में, प्रोविजंस लिखा है कस्टम्स एक्ट 1962। और इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अब कुछ रूल्स क्या क्या है, जैसे बैगेज रूल है, वैल्यूएशन रूल है, ड्रॉबैक रूल है, और भी कई है, बट अपने एग्जाम रेलिवेंट क्या है, बैगेज रूल, वैल्यूएशन रूल और ड्रॉबैक रूल्स। ये सारे रूल्स इसको सपोर्ट करने के लिए बनाए गए। अब जब कस्टम टैरिफ एक्ट की बात करेंगे तो इसमें रेट होता है। तो इसमें जो रेट लिखे गए वो दो शेड्यूल में लिखे गए, एक है शेड्यूल 1, एक है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट है, और आपको अभी तक पता होगा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी एकदम मिनिमम 1% से भी कम प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। शेड्यूल 1 में हमारा इंपोर्ट ड्यूटी का रेट लिखा हुआ। अब ये जो इंपोर्ट ड्यूटी का रेट लिखा हुआ है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है स्टैंडर्ड रेट, यानी नॉर्मल जो भी 18%, 10% जो भी रेट लगेगा वो। एक है प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल रेट मतलब क्या होगा, जैसे 0.01% या सिर्फ 1% कस्टम ड्यूटी लगेगी। ऐसा क्यों, दिस इज फॉर आवर फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स है ना, कंट्री जो नेबरिंग कंट्री, जो हमारे फ्रेंड्स है, जिनके साथ हमारी अच्छी दोस्ती है, ताल्लुकात है, उनके लिए हम लोअर कस्टम ड्यूटी का रेट रखते हैं। तो प्रेफरेंशियल रेट होता है वो। ओके, तो एक हो गया स्टैंडर्ड रेट, एक हो गया प्रेफरेंशियल रेट। क्या देखा अभी हम, सिंपल सी चीज देखी। कस्टम ड्यूटी मतलब क्या होता है, फीस होता है। तीन पार्ट होते हैं इसके, कस्टम्स एक्ट 1962 लर्न करना है, प्रोविजंस होते हैं कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, रेट्स होता है, रूल्स है कुछ, बैगेज रूल, वैल्यूएशन रूल, ड्रॉबैक। अब कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में क्या होता है, रेट्स होते हैं। रेट्स दो शेड्यूल में, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट है, शेड्यूल 1 में इंपोर्ट ड्यूटी का रेट है। अब स्टैंडर्ड रेट होता है, एक प्रेफरेंशियल रेट होता है। प्रेफरेंशियल रेट किसके लिए होता है, जो मित्र कंट्री होती है उन लोगों के लिए होता है। 0.1%, 0.01%, जब छोटा सा अमाउंट होता है कस्टम ड्यूटी का। और स्टैंडर्ड रेट मतलब जो जनरल रेट है वो सारे स्टैंडर्ड रेट में लिखे हुए। अब इंपोर्ट ड्यूटी का जो रेट है ना, वो भी फर्दर बाइफरकेटेड है मल्टीपल कैटेगरीज में। सबसे पहला है बीसीडी, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। अब इसके लिए अपने क्या बोलेंगे, सेक्शन नंबर। अच्छा, एक चीज क्लैरिटी रखना, जब भी रेट की बात करेंगे तो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, जब भी प्रोविजंस की बात करेंगे तो कस्टम्स एक्ट 1960। तो अभी अपने रेट की बात कर रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 चल रहा है। सेक्शन नंबर 2 BCD, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। अब बेसिक कस्टम ड्यूटीज मतलब क्या होगा, जो जनरल कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर आप एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो या प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो तो 10% लगेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो जनरल रेट है कस्टम्स ड्यूटी का। जब भी बेसिक कस्टम ड्यूटीज आती है तो उसके साथ आता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ऑलवेज एट द रेट 10%। जैसे 4% HEC लगता था ना इनकम टैक्स में, वैसे ही सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% लगेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के केस में, नॉट फॉर एक्सपोर्ट। बस लिख लेंगे, बाद में समझेंगे। तो बीसीडी लगता है, उसके साथ सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है 10%। इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो लगती है ACD, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी। एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी ये कवर होता है सेक्शन नंबर 3 में। अब इसमें है टोटल 4 एडिशनल कस्टम ड्यूटी, 31, 35, 37, 39। 31, 35, 37, 39। चलो समझते हैं। ये है इंडिया, ठीक है। एक प्रोडक्ट हुआ इंपोर्ट। अब जैसे ही इंपोर्ट हुआ तो इंपोर्ट पे इस पे कस्टम ड्यूटी लग गई 8 रुपए की। इसकी जो कॉस्टिंग थी बाहर पे वो थी 10 रुपए की, ठीक है। तो 10 रुपए की कॉस्टिंग थी, 8 रुपए का कस्टम ड्यूटी लगा। तो जो इंपोर्टर है, जो पर्सन है, उसको एक्चुअली कितना पड़ा, उसकी जेब से कितना गया, 18, ठीक है, 18 गया।
अब जब भी ये माल बेचेगा तो 18 19 में बेचेगा तो भी प्रॉफिट, 20 में बेचेगा तो भी प्रॉफिट, 16 में बेचेगा 16 में 18 के अबव कितना भी अमाउंट में बेचेगा इसको प्रॉफिट ही है, करेक्ट। अब जब यही सेम प्रोडक्ट एक्स इंडिया में बनता है ना, तो ये बनता है सिर्फ और सिर्फ 7 रुपीज में, सिर्फ 7 रुपीज में बनता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये इंडिया में बनता है तो ये प्रोडक्ट पहली बार जीएसटी में कवर नहीं होता है, ठीक है। इस पे लगती है एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी एक कॉन्सेप्ट था पहले, अभी अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के लिए। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करोगे ना, तो आपको एक्साइज ड्यूटी यानी एक प्रकार का टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। अब प्रोडक्ट टैक्स अगर इंडिया में बनता है ना, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, और उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है ना, वो लगती है 12 रुपए की। कितने की लगती है? 12 रुपए की लगती है। तो अब अगर अपने इसमें 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 19 हो गया, करेक्ट। अब अगर ये 19 रुपीज हो गया, अब अगर ये बाहर से ला रहा है इसको 18 पड़ रहा है, मैं इंडिया में बना रहा हूं मेरे को 19 पड़ रहा है, बट मेरे को 19 क्यों पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एक्साइज ड्यूटी। अगर ये एक्साइज ड्यूटी नहीं होता तो जो डोमेस्टिक वाला बंदा है, क्या वो इसको 8 रुपए में भी बेच सकता था, 9 रुपए में भी बेच सकता था, 10 रुपए में भी बेच सकता था, इसको प्रॉफिट ही होता। बट सिंस अब इसमें एक्साइज ड्यूटी लग गई है, तो इसको एनी हाउ 20 रुपीज 21 रुपीज ऐसे करके बेचना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे इस वाले पर्सन को एक एडेड एडवांटेज मिल गया क्या बाहर से लाने के लिए? द आंसर इज एक एडेड एडवांटेज है, इसको कम कॉस्ट लग रही है। तो इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर एक प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में बनता है और तुम उसी प्रोडक्ट को बाहर से लेके आते हो, और जब वो इंडिया में बनता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो जब तुम अगर बाहर से भी उस प्रोडक्ट को लेके आओगे ना, तो तुमको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। अब 12 रुपीज का एक्साइज ड्यूटी अगर अब इसमें भी लगा देंगे, तो ये इसकी कॉस्ट हायर हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली 30 रुपीज हो गई एंड ऑटोमेटिकली अब ये हैम्पर नहीं करेगा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। अगर ये प्रोविजन नहीं लगाते तो क्या होता? इंडिया में कोई क्यों मैन्युफैक्चर करेगा? बाहर से लेके आएंगे, 18 रुपए में काम हो जाएगा। तो इंडिया का ग्रोथ कैसे होगा? प्रॉब्लम तो ये है ना, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में सेटअप करना ही पड़ेगा अपने को, कभी ना कभी एट द एंड ऑफ द डे इंडिया में आएगा ही मैन्युफैक्चरिंग। तो इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए एक्साइज ड्यूटी जो हमने 12 रुपीज की यहाँ पे चार्ज कर। अब टू काउंटर वेल, इसको बोलते हैं काउंटर वेल करना। हमने क्या किया? काउंटर वेल किया किसको? एक्साइज ड्यूटी को। टू काउंटर वेल द एक्साइज ड्यूटी वी हैव चार्ज एडिशनल कस्टम ड्यूटी 3(1). क्या चार्ज किया? एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी 3(1). सिमिलरली एक प्रोडक्ट को हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, इस पर्सन ने इसको इंपोर्ट किया प्रोडक्ट एक्स को, एंड ये एक्स जो है इंडिया में ये जो प्रोडक्ट एक्स आया, ये आया समझ लो 10 रुपीज का। इसमें कस्टम ड्यूटीज लगी वही 8, तो कितना हो गया? 18, ठीक है। बताते हैं, अभी लिखा हुआ है बुक में, दिखाते हैं। तो 10 रुपीज में मैंने इंपोर्ट किया, 8 रुपए का कस्टम ड्यूटी पड़ा, तो अल्टीमेटली ये पर्सन 18 रुपए की कॉस्टिंग हुई इसकी। ये 19 में बेचेगा तो प्रॉफिट, बीच में 20 में बेचेगा तो प्रॉफिट, ये 18 के ऊपर जितना में भी बेचेगा प्रॉफिट। बट जब यही सेम प्रोडक्ट एक इंडिया में बनता है, तो ये बनता है 12 रुपए में। कितने में बनता है? 12 रुपए में बनता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये सप्लाई चेन में आगे जाता है, तो इसमें लगता है वैट। पहले वैट हुआ करता था ना, वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा बताओ, अभी कोई प्रोडक्ट में वैट है क्या? यस, 5+1, याद है ना? अब इसमें लग जाती है वैट। अब इसमें जो वैट लगती है वो लगती है 8 रुपए की। अब इसके लिए कॉस्टिंग कितनी हो गई डोमेस्टिक वाले के लिए? तो डोमेस्टिक के लिए जो कॉस्टिंग है वो हो गया 20 रुपए का। तो यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैम्पर हो जाएगी। लोग क्या करेंगे? बाहर से ही लेके आ जाओ भाई, 18 रुपए की कॉस्टिंग होगी, इंडिया में बनाएंगे 20 रुपए पड़ेगा। तो फिर हम सस्टेन कैसे करेंगे? ऐसे तो कोई भी बड़ा प्लेयर आएगा बाहर से ढेर सारा माल ले आके डंप कर देगा इंडिया में, कैसे होगा? तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए हमने क्या किया कि अगर डोमेस्टिकली वो गुड्स बनता है, डोमेस्टिकली वो गुड्स की सप्लाई होती है और उसमें वैट लगता है, तो उस गुड्स में अगर तुम इंपोर्ट करोगे प्रोडक्ट एक्स को, तो तुमको उतना ही वैट का पेमेंट भी करना पड़ेगा।
अब उसकी वजह से अगर इंपोर्ट करोगे तो हो जाएगा 26 रुपए। तो ऑटोमेटिकली हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या हो गई, सेफ हो गई, बच गई। अब हमने यहां क्या चार्ज किया है, वैट। टू काउंटर वेल, टू काउंटर वेल द इफेक्ट ऑफ वैट वी हैव चार्ज एसीडी 3(5). ठीक है, टू काउंटर वेल द इफेक्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी वी हैव चार्ज एसीडी 3(1), एडिशनल कस्टम ड्यूटी 3(1). टू काउंटर वेल द इफेक्ट ऑफ वैट वी हैव चार्ज एडिशनल कस्टम ड्यूटी 3(5). am I क्लियर दोस्तों? कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं? अब सिंस अपने को पता है, अपने इतना पढ़ लिया, ऑलमोस्ट हमारा जीएसटी, ऑलमोस्ट का पूरा ही जीएसटी अपना खत्म है। उसमें हमने क्या सीखा, एक्साइज ड्यूटी और वैट बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, 1% भी नहीं बोलूंगा, 0.001% प्रोडक्ट के लिए। मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, जीएसटी। तो अब इस कॉन्सेप्ट को जीएसटी के परस्पेक्टिव से समझते हैं। एक पर्सन है, बाहर से इंपोर्ट करता है प्रोडक्ट एक्स, 10 रुपए में करता है, 8 रुपए की कस्टम ड्यूटी इसको लग जाती है, इसके लिए कॉस्टिंग हो जाता है 18 रुपीज। यही प्रोडक्ट जब इंडिया में बनता है तो इस पे लगता है जीएसटी, इसकी कॉस्टिंग होती है 12 रुपए, जीएसटी लगता है 8 रुपए का। तो कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। अब डोमेस्टिकली हैम्पर हो रहा है हमारी इंडस्ट्री, तो इसको काउंटर करने के लिए, जीएसटी को काउंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 रुपए का जीएसटी यहाँ पे भी चार्ज कर देंगे। तो यहाँ पे भी जीएसटी हमने चार्ज कर दिया और यहाँ पे प्राइस हो गया 26 रुपए। तो अब हमारी इंडस्ट्री हैम्पर नहीं होगी। तो हमने क्या किया, टू काउंटर वेल द इफेक्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के इफेक्ट को काउंटर वेल करने के लिए हमने किया एसीडी 3(7), एडिशनल कस्टम ड्यूटी 3(7). ओके, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एसीडी 3(1), 3(1) किसके लिए, टू काउंटर वेल द इफेक्ट ऑफ एक्साइज। एसीडी 3(5) टू काउंटर वेल द इफेक्ट ऑफ वैट। एसीडी 3(7) टू काउंटर वेल द इफेक्ट ऑफ जीएसटी। अब देखते एसीडी 3(9). अगर थोड़ा तुम एक्टिव हो और तुमको न्यूज का नॉलेज होगा तो तुमको पता होगा कि टेस्ला इंडिया में नहीं आता है, नहीं सेटअप कर, और टेस्ला का मॉडल भी तुमको इंडिया में नहीं दिखेगा, हार्डली होगा तो एक दो होगा, नहीं तो नहीं है ही नहीं ऑलमोस्ट। क्यों नहीं है, बिकॉज उस पे लगता है एसीडी 3(9). एसीडी 3(9) है जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये क्यों होता है, ये होता है बहुत 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 ही लग्जरी, अगर तुम कोई आइटम लेके आते हो उस पे लगता है, ठीक है, फरारी लेके आए या तुम कुछ भी लेके आए कोई लग्जरी आइटम, तो उस पे ये चार्ज हो जाता है एसीडी 3(9). तो ये किसी को काउंटर वेल नहीं करता है, ये बस लग्जरी आइटम के लिए, कि अगर वो लेके आ रहे हो मतलब बहुत अमीर हो, बहुत अमीर हो तो बहुत पैसा। तो अगर तुम टेस्ला लेके भी आ जाओगे ना, तो जितना उसकी कॉस्टिंग है उससे ज्यादा तुमको यहाँ पे कस्टम्स का पेमेंट करना पड़ जाएगा, इसीलिए कोई नहीं इंपोर्ट करता है इसको। तो एसीडी 3(9) किस लिए होता है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 3(9), जीएसटी कंपनसेशन के लिए। ठीक है, अब ये वो वाला कंपनसेशन नहीं है जो अपने पढ़ते हैं, ये अलग है, ठीक है, ये सिर्फ लग्जरी आइटम्स के लिए। क्लियर? ओके। रॉक्स क्या होता है, गाड़ी का नाम है? सर आपको पता नहीं है गाड़ी का नाम? एक्सप्रेशन अच्छा था, आपको पता नहीं? इसके अलावा कुछ और ड्यूटीज होती है, ठीक है। क्या ड्यूटीज होती है, इसके अलावा जो ड्यूटी होती है वो होती है क्लास खत्म होने के बाद पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाने, ये ड्यूटी होती है, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस करना, रिटन प्रैक्टिस। हाँ सर, ये तो हमारी ड्यूटी की बात होगी, कस्टम्स की भी बता दीजिए। तो कस्टम्स के इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्यूटी होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है और अदर ड्यूटीज होती है, जिसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे जब वो चैप्टर आएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा ढांचा कस्टम्स ड्यूटी का, सिर्फ किसका था, कस्टम्स ड्यूटी का था। तो कस्टम ड्यूटीज का ढांचा क्या है, फीस होती है, पहली बात तो ये, टैक्स नहीं होता है। कस्टम्स एक्ट 1962 में प्रोविजंस लिखे हैं, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में रेट लिखा है, कुछ रूल्स है, बैगेज रूल, वैल्यूएशन रूल, ड्रॉबैक रूल, जो अपने एग्जाम के लिए रेलिवेंट। रेट जो है वो दो पार्ट में, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट है, शेड्यूल 1 में इंपोर्ट है। इंपोर्ट के भी दो पार्ट है, एक स्टैंडर्ड, एक प्रेफरेंशियल रेट।
अब प्रेफरेंशियल रेट मतलब वही 0.1%, 1% दोस्तों वगैरह लोगों के लिए। स्टैंडर्ड रेट्स, अब इसमें क्या है, सबसे पहला बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके साथ ऑलवेज सोशल वेलफेयर सरचार्ज आएगा ही आएगा, लेकिन इंपोर्ट के केस में। एसीडी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेक्शन नंबर 3, एसीडी 31, 35, 37, 39, 31 टू काउंटरवेल द इफेक्ट ऑफ एक्साइज, 35 टू काउंटरवेल द इफेक्ट ऑफ वैट, 37 टू काउंटरवेल द इफेक्ट ऑफ जीएसटी, 39 जीएसटी कंपनसेशन, फिर काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड अदर ड्यूटी। सर हमको लगता है ना कि अब तो एक्साइज एंड वैट तो लिमिटेड प्रोडक्ट के लिए, तो एग्जाम में एसीडी 37 पूछेगा ज्यादातर करके। एक बात ध्यान से सुनो, चाहे 31 पूछे, चाहे 35 पूछे, चाहे 37 पूछे, चाहे 39 पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रीटमेंट डिक्टो सेम है। तो सिर्फ नाम का अंतर है लिखने का। एग्जाम में जब करेंगे क्वेश्चन में वो चीज, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, सबका सेम ट्रीटमेंट करना है, सीखेंगे तो अपने को सब लर्न करना है। एसीडी 31, 35, 37, 39। ओके, अब कस्टम्स ड्यूटी जो होती है, थोड़ा सा एक बेसिक देख लेते हैं, कहां कवर होता है, लिस्ट 1 में कवर होता है। लिस्ट 1 मतलब यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट मतलब इसका पैसा किसको जाने वाला है, सेंट्रल को जाने वाला है। याद है फर्स्ट क्लास में पढ़ा था जीएसटी के, कितना नंबर एंट्री है, तो एंट्री नंबर है इसका 83। तो लिस्ट 1 एंट्री नंबर 83 में कस्टम्स ड्यूटीज है, अपना कस्टम टैरिफ एक्ट है, कस्टम एक्ट 1962 है, रूल्स वगैरह कुछ है। डन, क्लियर। अब कस्टम्स क्या ऐसे ही लग जाएगा क्या, बैठे 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 लग जाएगा क्या कस्टम्स, नहीं। तीन चीजें करनी होंगी कस्टम्स को लगाने के लिए, तीन चीजें। अगर ये तीन चीज किया तो कस्टम्स लगेगा। क्या तीन चीज है, या तो इंपोर्ट करो, या तो एक्सपोर्ट करो, या तो इंपोर्ट करो या तो एक्सपोर्ट करो। किसका, गुड्स का। तीन चीजें करनी है, तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो ही कस्टम्स ड्यूटी लगेगा। या तो इंपोर्ट, या तो एक्सपोर्ट, और किसका, गुड्स का करना है। अब इंपोर्ट की डेफिनेशन तो हमने पढ़ रखी है। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर भेजने को इंपोर्ट बोलते हैं ना, याद है पढ़ा था। तो इंपोर्ट मतलब क्या हो गया, टेकिंग आउट, सॉरी उल्टा बोल दिया, इंपोर्ट मतलब क्या हो गया, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया। क्या हो गया, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया। कहां से, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो क्या होता है इंपोर्ट का डेफिनेशन, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। एंड एक्सपोर्ट मतलब टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया। और समझते हैं। अब इंपोर्ट मतलब होता है ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, इंडिया में लाना। तो इंडिया मतलब क्या हो गया, तो इंडिया मतलब होता है जो हम जानते हैं वो तो है ही इंडिया। जो हम जानते हैं, जितना डेफिनेशन में आर्टिकल में जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो इंडिया है ही। उसके ऊपर का हवा भी इंडिया है, उसके नीचे की जमीन भी इंडिया है। उसके ऊपर का हवा भी इंडिया, उसके नीचे की जमीन भी इंडिया है। इसके अलावा समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स, याद है इसके बारे में चर्चा कर रहा था हमने जीएसटी में, 12 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया होता है। ठीक है, तो जो हम जानते हैं वो इंडिया है। 12 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया एक्सटेंड होता है इनटू द सी। अब इनटू द सी मतलब इधर भी क्या सर, ऑब्वियसली इधर भी, हर तरफ से। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक ये हो गया अपना इंडिया। अब देखो क्या होता है, इंपोर्ट मतलब क्या होता है, इंपोर्ट मतलब होता है ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, इंडिया में लाना। अब ये जहाज है, ठीक है, ये जहाज है, ये जहाज में गुड्स है, जो कि तीन कंडीशन में एक गुड्स की कंडीशन थी, तो गुड्स है इसमें। गुड्स आया, छुक 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 जा, क्या इंपोर्ट हुआ क्या दोस्तों, द आंसर इज नो, बिकॉज अभी तक इंडिया में आए ही नहीं अपने, इंडिया तो यहां से स्टार्ट है। जब तक इंडिया में घुसेंगे नहीं तब तक इंपोर्ट होगा ही नहीं। अब यही सेम जहाज अगर रिटर्न नहीं करके इंडिया में एंटर कर लेता, क्या इंपोर्ट हो गया दोस्तों, यस इंपोर्ट हो गया। कैसे इंपोर्ट हुआ, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इस लाइन के बाहर जितनी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी आउटसाइड इंडिया है।
अच्छा हाँ, लाइन मतलब सुन लो दोस्तों, पहले बताया, लाइन मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे रस्सी तनी हुई है ऐसे करके रस्सी बंधी हुई है, ऐसा लाइन नहीं है। ये रेडार के थ्रू लाइन डिसाइड होता है, इमेजिनरी लाइन होती है, रियल में वहां कोई लाइन नहीं है, तो खोजने मत चले जाना। सर ने बोला था 12 नॉटिकल माइल्स पे एक रस्सी दिखेगी, ऐसा रस्सी नहीं है, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस होगा तो इंडिया में एंट्री हो गई तुम्हारी। अब जैसे ही इंडिया में एंट्री हो गई तुम्हारी, तो इसको बोलेंगे कि इंपोर्ट कमेंस हो गया। क्या हो गया? कमेंस, शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे का प्रोसीजर लंबा है थोड़ा। तो इंपोर्ट क्या हो गया हमारा? कमेंस हो गया, शुरू हो गया। ओ, तो अगर हम इधर से एंट्री लेंगे तो 12 नॉटिकल माइल्स, इधर से एंट्री जैसे ही अपने लिया, तो जैसे ही 12 नॉटिकल माइल्स वाला ये डिस्टेंस क्रॉस होगा इधर पे, तो अपने क्या बोलेंगे? इंपोर्ट कमेंस हो गया। सिमिलरली एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया। तो जैसे ही हम ये 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करेंगे और बाहर निकल जाएंगे इस लाइन से, तो क्या हम टेकिंग आउट ऑफ इंडिया चले गए? यस। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट कंप्लीट। क्या बोलेंगे? कंप्लीट। कंप्लीट क्यों? बाहर निकल गया ना, कंप्लीट हो गया। बट इंपोर्ट के केस में जब 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करेगा तो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो कमेंस हुआ है, शुरुआत हुई है। समझा सर? तो आगे का प्रोसीजर सर फिर कैसे होता है? आगे का प्रोसीजर एकदम सिंपल है। शिप है मेरी, ठीक है, चुक 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 चुक, ये है अपना 12 नॉटिकल माइल्स। अच्छा, अब जहां कहीं भी ये लाइन दिखे 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, लाइन मतलब 12 नॉटिकल माइल्स। जहाज ने यहां पे टच कर लिया और इस लाइन को क्रॉस कर दिया, क्या हुआ? इंपोर्ट कमेंस हुआ, शुरुआत हुई इंपोर्ट की। अब क्या होगा? जहाज धीरे 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 आगे आएगा। अब जैसे ही जहाज तट पे पहुंचने वाला होगा, पोर्ट पे पहुंचने वाला होगा, उसके ठीक एक दिन पहले, कितने? एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले जो इंपोर्टर है वो फाइल करेगा आईजीएम। क्या फाइल करेगा? आईजीएम। आईजीएम मतलब होता है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ बोल रहा है डिपार्टमेंट को कि मेरा इस गाड़ी से, इस शिप से ये वाला माल आने वाला है, इतना क्वांटिटी है, इस कंट्री से आ रहा है, इसका असेसमेंट कर दो और जितनी ड्यूटी बनती है मेरे को बता दो, हम जमा करवा देते हैं। बस, सिंपल, एकदम सिंपल सी चीज है। वो एप्लीकेशन दे रहा है डिपार्टमेंट को कि मेरा ये गुड्स है, इस गाड़ी से आ रहा है, इतने बजे आएगा, यहां होगा, मेरे को आप ये दे दो, ठीक है। आईजीएम ने, सॉरी, बिल ऑफ एंट्री उल्टा लिख दिया, बिल ऑफ एंट्री। क्या देगा? बिल ऑफ एंट्री देगा, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री, बीओई देगा। जैसे ही वो बिल बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, तो दो प्रकार के होते हैं, अपनी सिर्फ एक प्रकार पे भी फोकस करेंगे, होम कंजम्पशन। क्या बोला मैंने? होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन मतलब नाम में ही लिखा है, कंज्यूम कहां करेंगे? होम में। तो सर घर ले जाके बिल ऑफ एंट्री खाएंगे क्या? होम मतलब इंडिया, घर, हमारा देश, हमारा घर है यार, क्या कर, तो इंडिया में कंज्यूम करने के लिए। तो होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करेंगे अपने ठीक एक दिन पहले, तो अब जैसे ही अपने फाइल किया, हमने क्या किया? टैक्स का पेमेंट, हमें टैक्स का पेमेंट करना है। तो जैसे बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन हम फाइल करेंगे, टैक्स का पेमेंट कर देंगे। अब टैक्स नहीं बोल के क्या बोलेंगे अब से दोस्तों इसको? अपने कस्टम्स के लिए ड्यूटी। तो हम ड्यूटी का पेमेंट करते हैं। जैसे ही हम ड्यूटी का पेमेंट कर देंगे, हमको एक ऑर्डर मिल जाएगा। ये ऑर्डर आएगा हमारे पास और इस ऑर्डर में लिखा होगा कि जा सिमरन जा, अपना गुड्स लेके निकल यहां से, जा सिमरन जा, अपना गुड्स लेके निकल यहां से। तो हम गुड्स लेके निकल जाएंगे एंड गुड्स को क्या करेंगे? इंडिया का पार्ट बना देंगे। तो वो इंडिया का पार्ट हो गया, ड्यूटी दे दी तो पार्ट बना दिया इंडिया का। पार्ट बनाने को क्या बोलते हैं पता है? पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स इन इंडिया। क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स इन इंडिया। और जैसे ही ये इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, जैसे ये इंडिया का हिस्सा बन गया, कंप्लीट, इंपोर्ट हो गया कंप्लीट। तो इंपोर्ट शुरू कहां होता है? जब 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस होता है। अब इस 12 नॉटिकल माइल्स को अपने प्यार से क्या बोलेंगे दोस्तों? टेरिटोरियल वाटर। क्या बोलेंगे? टेरिटोरियल वाटर।
तो जैसे ही 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस होगा, यानी जैसे ही टेरिटोरियल वाटर में एंटर करेंगे, जैसे ही टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होगा, हम बोलेंगे इंपोर्ट कमेंस हो गया। इंपोर्ट कंप्लीट कब होगा? जब इंडिया का पार्ट बन जाएगा वो गुड्स। इंडिया का पार्ट कब बनता है? जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन दोगे और टैक्स दोगे। ये दो चीज जब तुम दोगे तो वो क्लियरिंग्स का ऑर्डर देंगे, फिर तुम गुड्स लेके चले जाओगे। तो हो जाएगा पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड्स इन इंडिया। एंड बोलेंगे इंपोर्ट क्या हो गया? कंप्लीट, समाप्त, खत्म, फिनिश। समझा सर? तो अगर इसका एक समरी आपको बताऊं तो समरी क्या है, एकदम सिंपल है। इंपोर्ट के केस में इंपोर्ट कमेंस कब होता है दोस्तों? बुक में लिखा है, डोंट वरी। कमेंस कब होता है? कमेंस होता है जब हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं टेरिटोरियल वाटर। ड्यूटी कब देनी होती है, यानी टैक्सेबिलिटी कब आती है? ड्यूटी कब देनी है? तो ड्यूटी हमको देनी है जब हम फाइल करते हैं, वो पढ़ेंगे, सेपरेट चर्चा करेंगे दीप्ति उसके ऊपर, सेपरेट है अपना। जब हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, लेकिन कौन सा बिल ऑफ एंट्री दोस्तों? होम कंजम्पशन। दो प्रकार के होते हैं। अपने होम कंजम्पशन वाला जब फाइल करेंगे, यानी जब उसको घर लेके जाएंगे, तब अपने को टैक्स का पेमेंट करना है। क्या बिल ऑफ एंट्री फाइल करते ही कंप्लीट हो जाएगा क्या? द आंसर इज नो। कंप्लीट कब होगा? जब पार्ट बनेगा ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स इन इंडिया। तो इंपोर्ट के केस में कमेंस कब होगा? टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करते ही। टैक्सेबिलिटी कब आएगी? जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे। कंप्लीट कब होगा? जब पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स इन इंडिया बन जाएगा। क्लियर? एकदम ओके जी। अब उल्टा सोचते हैं थोड़ा दोस्तों, एक्सपोर्ट के परस्पेक्टिव से सोचते हैं। सॉरी। अब एक्सपोर्ट के परस्पेक्टिव से सोचते हैं। एक्सपोर्ट के केस में पहले माल आएगा या पहले हमको जाना पड़ेगा माल लेके डिपार्टमेंट के पास? इमेजिन करो क्या होगा। हम्म, लॉजिकल है। डिपार्टमेंट मेरा घर थोड़ी आएगा, मेरे को जाना पड़ेगा उसके पास कि अरे मेरा माल है भाई, इसको बाहर लेके जाना है। ठीक है। तो यहां पे कमेंस कब होगा? जब हम जाएंगे डिपार्टमेंट के पास, तभी तो शुरू होगा एक्सपोर्ट। तो हम डिपार्टमेंट के पास अपना गुड्स लेके चले गए। जैसे ही गुड्स लेके जाएंगे तो क्या ऐसे ही जाके उसके हाथ में रख देंगे क्या? ले भाई ले, रख गुड्स रख। नहीं ना। क्या करेंगे? शिपिंग बिल फाइल करेंगे। क्या फाइल करेंगे? शिपिंग बिल। अब शिपिंग बिल मतलब शिप से जा रहा है ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जब फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर किया होगा तो शिपिंग डिटेल बोलता है, इसका ये मतलब नहीं कि शिप से आएगा तुम्हारे पास तुम्हारे घर पे। शिपिंग मतलब होता है तुम्हारा डिलीवरी। तो शिपिंग बिल फाइल करेगा। अब जैसे ही तुम शिपिंग बिल फाइल करोगे, तो तुम फोकट का तो करोगे नहीं। अगर टैक्स लगता होगा तो टैक्स भी दोगे ना भैया। तुमको एक्सपोर्ट भी करना है, तुम गुड्स लेके पहुंच गए हो, तो तुमको कम से कम ये शिपिंग बिल के साथ टैक्स का पेमेंट करना है। तो एक्सपोर्ट दोस्तों कमेंस कहां हुआ? जब शिपिंग बिल फाइल किया। दोस्तों टैक्स कब लगा? जब शिपिंग बिल फाइल किया। ओके। अब गाड़ी चली छुक 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 छुक। 12 नॉटिकल माइल्स हो गया क्रॉस। क्या हम इंडिया के बाहर चले गए दोस्तों? यस। और जैसे हम इंडिया के बाहर गए दोस्तों, हमारा एक्सपोर्ट हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो एक्सपोर्ट के केस में शुरुआत होती है मेरे से। मेरे को जाके गुड्स और शिपिंग बिल लेके जाना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही शिपिंग बिल दूंगा, टैक्स जमा करूंगा, मेरा अगर लगता होगा ड्यूटी तो जमा करूंगा, टैक्सेबिलिटी दूंगा उसमें, तो मेरा एक्सपोर्ट कमेंस हो गया। टैक्सेबिलिटी कब आई? जब शिपिंग बिल फाइल किया। अब जैसे ही शिप आगे बढ़ा और जैसे ही उसने क्रॉस किया टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स, वैसे ही मेरा एक्सपोर्ट हो गया कंप्लीट। ओके। तो अगर एक्सपोर्ट की बात करें, जो हमने बनाया उसमें कमेंस कब होता है एक्सपोर्ट के केस में दोस्तों? तो एक्सपोर्ट के केस में कमेंस होता है जब शिपिंग बिल फाइल करते हैं। टैक्सेबिलिटी कब आती है? शिपिंग बिल जब फाइल करते हैं। एंड कंप्लीट कब होता है? जब क्रॉस करते हैं टेरिटोरियल वाटर। ओके। अब इसका केस लॉ का भी नाम लिख लो। इसका केस लॉ लिखा है बुक में। हाँ, बुक में तो लिखा ही हुआ।
इसका केस लॉ का नाम है गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड और इसका है राजेंद्र डाइंग प्रिंटिंग मिल्स लिमिटेड। ठीक है, राजेंद्र डाइंग और इंपोर्ट वाले के लिए गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड। लिखा है डोंट वरी, दिखाते हैं। तो ये चीज तो चलो मेरे को समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को आंसर देना आप लोग, ठीक है। ये मैं हूं, ये मेरा गुड्स है और हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। हमने एक्सपोर्ट के लिए फाइल कर दिया। याद है गुड्स का एक्सपोर्ट के लिए फाइल करते हैं तो हम एलयूटी में फाइल कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ZRS। ZRS बोलते हैं और अपने क्या कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। करेक्ट। बट ये कब करेंगे, जब एक्सपोर्ट होगा। मेरा शिप चला, चुक 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 चुक, तुम तिस्ता तुम, तड़ाक, खत्म, शिप डूब गया। क्या मेरे को बेनिफिट मिलेगा रिफंड का? क्या लगता है तुमको? द आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। बिकॉज बेनिफिट की कंडीशन क्या थी, एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट कब होता है कंप्लीट, जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करते हैं। मेरा पहले ही डूब गया सामान, मेरा टेरिटोरियल वाटर तो क्रॉस हुआ ही नहीं, तो मेरे को कोई भी एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलेगा क्या? द आंसर इज नो, नाइदर इन कस्टम्स नॉर इन जीएसटी। कहीं पे भी मेरे को एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। अरे इंश्योरेंस नहीं पढ़ रहे, इंश्योरेंस एक्ट नहीं पढ़ रहे, आगे आ जाओ। इंटर का ग्रुप 2 का अकाउंट्स खत्म हो चुका है, हम लोग फाइनल में ग्रुप 2 में जीएस कस्टम्स पढ़ रहे, आईडीटी पढ़ रहे। तो इस सिनेरियो में अपने को कोई भी एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज एक्सपोर्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। सब कुछ मिला के पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब एक साथ आएगा एग्जाम में। तो ये तो सर समझ में आ गया, सीधी सी बात है, ये तो सिंपल सा पॉइंट था सर, सिंपल सिंपल पॉइंट अपने को पढ़ा रहे हैं। हाँ, चलो ये रहा इसका समरी, यार देखो। इंपोर्ट कमेंस कब होता है, जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा। कंप्लीट कब होगा, व्हेन पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड्स इन इंडिया बनेगा। टैक्सेबल इवेंट कब आएगा, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। कौन सा? होम कंजम्पशन वाला। केस लॉ क्या है, गार्डन सिल्क मिल्स। एक्सपोर्ट कमेंस कब होगा, जब शिपिंग बिल फाइल करोगे। टैक्सेबल इवेंट कब आएगा, जब शिपिंग बिल फाइल करोगे। कंप्लीट कब होगा, जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करोगे। केस क्या है, राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल लिमिटेड। क्लियर, इजी एकदम, सब बुक में लिखा हुआ है। चलो, इसको जानते हो? गलती से मत बोल देना नहीं जानते, ठीक है, गलती से भी बोलना मत। हाँ यश नहीं है, रॉकी भाई, हाँ रॉकी भाई है, यश नहीं है, रॉकी भाई। ठीक है, तो रॉकी भाई है, रॉकी भाई के पास क्या है, रियल नेम तो मेरे को पता है, लेकिन ये रॉकी भाई है। ठीक है, रॉकी भाई क्या करते हैं, रॉकी भाई खजाना, खजाने पे इनका हुकुम है। ठीक है, गोल्ड पे इनकी पूरी हुकूमत है। तो रॉकी भाई क्या करते हैं, केजीएफ से, केजीएफ कितने है, चलो यहीं कहीं होगा, ठीक है, केजीएफ से निकालते हैं गोल्ड। ठीक है, और उस गोल्ड को ले जाते हैं अपने प्राइवेट पोर्ट पे, और इस प्राइवेट पोर्ट से बिना गवर्नमेंट को पता लगे, बिना कस्टम्स ड्यूटी दिए निकल लेते अपनी शिप में। चुक 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 चुक, यहां तक शिप पहुंची थी। अब जैसे ही शिप यहां पहुंचती है, पुलिस को खबर लग जाता है, पेट्रोलिंग टीम को खबर लग जाता है, वो दौड़ के आते हैं, रुक जाओ रॉकी भाई। अब वो बोलते हैं रॉकी भाई रुको। रॉकी भाई रुक गए। रॉकी भाई को बोलते हैं कि तुम इंपोर्ट कर रहे हो, तुमने इंपोर्ट किया है, तुमने कस्टम ड्यूटी नहीं दी, तो इसको क्या बोलते हैं, स्मगलिंग। क्या बोलते हैं, स्मगलिंग, तुम स्मगलिंग कर रहे हो। रॉकी भाई बोलते हैं एक बात बता, पहली बात, मैंने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, मैं सर से क्लास ले रखी है कस्टम्स की। अब सुनो मेरी बात, क्या टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हुआ? क्या अभी तक टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हुआ? नहीं हुआ। जब टेरिटोरियल वाटर अभी तक क्रॉस ही नहीं हुआ है, तो तुम मेरे को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? मैंने तो किया ही नहीं है इंपोर्ट। मेरा मन था, मेरा गोल्ड पड़े पड़े बोर हो रहा था, वो मेरे को बोलता है कि थोड़ा घुमा के लेके आओ, तो मैं चला गया उसको, मैं यहां इस लाइन से टक से वापस आने वाला था। तुम मेरे को कैसे पकड़ सकते हो, कैसे इल्जाम लगा सकते हो? क्या चोर को चोरी करने से पहले पकड़ा जा सकता है? सर हमने सोचा था चोरी करेंगे, पुलिस आ गई। अरे चोरी करेंगे तो पुलिस आएगी। सर हमने सोचा था चोरी करेंगे, पुलिस आ गई तुरंत उसी इमीडिएटली। मैटर नहीं करता है, चोरी किया क्या, नहीं किया, जेल जाओगे क्या, नहीं जाओगे,
तो जब तक तुम कोई कांड करोगे नहीं तो तुम जेल जाओगे नहीं। तो कांड करना जरूरी है जीवन में। तो कांड करोगे तो जेल जाओगे, तो सजा मिलेगी। कांड नहीं किया तो क्या चीज की सजा मिलेगी? कोई सजा नहीं मिलेगी। तुम तो टक से छू के वापस आ गए। ठीक है, बेचारा पुलिस वापस चला गया, कुछ कर नहीं सकता था। रॉकी भाई अलर्ट हो गए तो वापस आ गए, वापस अपनी केजीएफ में आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, रॉकी भाई वापस से दूसरे दिन सोना लेके निकलते हैं। ठीक है, निकले 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 निकले, पुलिस को यहाँ खबर मिला, पुलिस भी यहां से निकली 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 निकली। बट इसके पहले पुलिस बाहर निकलती, रॉकी भाई टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर चुके थे। अब जैसे ही टेरिटोरियल वाटर उन्होंने क्रॉस किया, यहां पे आ गई पुलिस, बोलती है रुको रॉकी भाई, तुमने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया? हाँ किया। तुमने इंपोर्ट किया? हाँ सॉरी, हाँ तुमने एक्सपोर्ट किया? हाँ तुमने एक्सपोर्ट किया। अब अगर तुमने एक्सपोर्ट किया है विदाउट ड्यूटी पेमेंट तो ये हुआ स्मगलिंग। अब हम तुमको करेंगे गिरफ्तार। और रॉकी भाई बिंग रॉकी भाई, रॉकी भाई बोलते एक बात बता, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो गया? हाँ हुआ ना क्रॉस, तभी तो गिरफ्तार कर रहे, गलती की है, चोरी की है। टेरिटोरियल क्रॉस हो गया? हाँ क्रॉस हो गया। इंडिया क्रॉस हो गया? हाँ क्रॉस हो गया। तो तुम्हारा पावर कहाँ है? हाउ यू कैन अरेस्ट? जब तुम्हारे पास इंडिया में पावर है, तुम इंडिया के बाहर अपना पावर थोड़ी यूज कर सकते हो। इंडिया का कोई आदमी थोड़ी बाहर जाके पावर यूज करके गिरफ्तार कर सकता है। इंडिया में ही सिर्फ वो पावर यूज हो सकता है। तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है? द आंसर इज नो, गिरफ्तारी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इंडिया तो क्रॉस हो गया। याद है, मूवी भी देखा होगा तो यही सीन था, इंटरनेशनल वाटर में चला जाता है, इंटरनेशनल वाटर में जाने के बाद फिर इंडिया का कुछ नहीं होता है, बाकी जिसके भी वाटर में वो रहेगा वो लोग कर सकते जो भी करना है। तो क्या इंटरनेशनल वाटर एक बार क्रॉस हो गया तो इंडिया की पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए देखा होगा बहुत सारी मूवी में वो शिप में बैठा के वाटर क्रॉस करवा देते हैं मुंबई से, इसीलिए करते हैं। बट गवर्नमेंट भी चालाक है। ठीक है, भोंदू नहीं है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा चालाक है। गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है? बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, बताते। तो वापस से रॉकी भाई दूसरे दिन निकले, इस बार गवर्नमेंट एक्सपीरियंस्ड हो गई है। ठीक है, रॉकी भाई बाहर निकले। अब जैसे ही रॉकी भाई बाहर निकले सोना लेके, उन्होंने टेरिटोरियल वाटर कर दिया क्रॉस। पुलिस को खबर लगी, पुलिस पहुंची और रॉकी भाई को गिरफ्तार करने लगी। इस बार रॉकी भाई की किस्मत खराब है। जैसे रॉकी भाई बोलते हैं कि मैंने इंडिया क्रॉस कर दिया है, 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर दिया, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, उसी टाइम वहां पे एंट्री होती है मेरी। ठीक है, मेरे से ही पढ़ा, मेरी एंट्री होगी। मैंने बोला एक बात भूल गए, टेरिटोरियल वाटर तो 12 नॉटिकल माइल्स होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ चीजों के लिए इंडिया को एक्सटेंड कर दिया है 200 नॉटिकल माइल्स तक। कितना? 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड कर दिया है। और इस वाटर को बोलते हैं इंडियन कस्टम्स वाटर। इंडियन कस्टम्स वाटर। अब सिंस ये इंडिया का ही पार्ट है, तो क्या अब हम तुमको गिरफ्तार कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या तुमने जुर्म किया है? तुमने 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस किया, मतलब तुमने एक्सपोर्ट किया विदाउट ड्यूटी पेमेंट, तुमने कर दी स्मगलिंग। जैसे ही तुमने स्मगलिंग की, तुम टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करते इंडिया के बाहर गए, अब हम तुमको गिरफ्तार करेंगे, बिकॉज इंडियन कस्टम्स वाटर में गिरफ्तारी पॉसिबल है। तो अब अगर इसको बचना है तो इसको ये 200 नॉटिकल माइल्स भी क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ये बच पाएगा। अब ऐसे तो इंडियन कस्टम वाटर मतलब सर क्या हो गया कि अगर 200 नॉटिकल माइल्स भी कोई गुड्स क्रॉस कर लेगी तो अपने उसको इंपोर्ट मान लेंगे क्या? इंपोर्ट कमेंस मान लेंगे क्या? बिकॉज इंडिया में तो एंट्री हो गई। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ दो चीजों के लिए इंडियन कस्टम्स वाटर माना गया, यानी 200 नॉटिकल माइल्स माना गया। पहला क्या? ये अरेस्ट वाला। दूसरा क्या? प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग ऑयल। प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग ऑयल। अब मान लो अगर ऑयल यहां पे अपने को मिल जाता और ये 200 नॉटिकल माइल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, और ये हमारा ही कंपनी है, ये हमारा ही वाटर है, लेकिन ये 12 नॉटिकल माइल्स के बाद का है, तो अब अगर हम इंडिया में इसको लेके आते तो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होता और अपने को कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़ती। तो इस चीज से बचने के लिए बोला गया
कि जब एक्सप्लोर करेंगे मिनरल ऑयल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए 200 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम अप्रोप्रिएट बेसलाइन यहां से माना गया है इंडिया को। तो अब यहां से अगर इंडिया मान लिया गया तो अब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेंगे तो इंपोर्ट नहीं है एंड कोई भी इसमें कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी। एम आई क्लियर दोस्तों? ओके। लेकिन ये सारी मगजमारी तो तब होगी ना जब गुड्स लेके आएंगे। गुड्स ही नहीं लेके आएंगे तो क्या कर लोगे? तो याद करो, सर्विस की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या लगता है दोस्तों? जीएसटी। और गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या लगता है? कस्टम्स ड्यूटी। याद रखना। अब गुड्स की बात करें तो गुड्स क्या होता है? सर एनीथिंग विच इज मूवेबल इज गुड्स। जीएसटी की डेफिनेशन है, जीएसटी वाली डेफिनेशन है, कस्टम्स की एक अलग डेफिनेशन। कस्टम्स की गुड्स की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? तो कस्टम्स की गुड्स की डेफिनेशन है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। है सर, सेम ही तो है, और भी है। वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट। सर वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट भी गुड्स होता है? इसका ये मतलब होता है क्या सर कि अगर ऐसा सिनेरियो हुआ तो भी क्या गुड्स मानेंगे क्या सर? सर एक वेसल है, इंडिया में आता है, इंडिया में आके अपना गुड्स छोड़ता है और ये वेसल वापस चला जाता है। तो सर अगर वेसल गुड्स है, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर रहा है, तो ये तो इंपोर्ट हो गया। तो वेसल के अंदर जो गुड्स रखा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वेसल की बात कर रहा हूं। तो जो वेसल है वो तो गुड्स हो गया। अब गुड्स जैसे ही टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा ये ब्रिंगिंग इनटू इंडिया हो गया। जैसे ब्रिंगिंग इनटू इंडिया हो गया कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ऐसा है? द आंसर इज नो। ये वो वाले गुड्स की बात नहीं कर रहा है। ये कौन से वेसल की बात कर रहा है? ये वेसल की बात कर रहा है एक बहुत अमीर आदमी है एमटी नाम से, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर है। उसको मन हुआ खरीदने का क्या? एक बोट, एक बड़ा बोट, एक वेसल खरीदने का। वो वेसल को वो इंपोर्ट करता है इंडिया में, तो वो वेसल जो है वो गुड्स है। समझे किसकी बात कर रहे हैं? जो ट्रांसपोर्ट के लिए वेसल यूज हो रहा है शिपिंग कंपनी का, वो गुड्स नहीं है। जो वेसल हम खरीद रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट हम खरीद रहे हैं, वो गुड्स बनेगा। हमको एक प्राइवेट जेट खरीदना, प्राइवेट जेट खरीदे, इंडिया के बाहर से इंडिया में मंगवाया, ये गुड्स हो गया, ये इंपोर्ट हो गया, इस पे कस्टम्स ड्यूटी लगेगा। सिमिलरली कार मंगवाया तो वो कार हम जैसे ही लेके आए इंडिया में, तो उस सिनेरियो में वो हमारा हो गया। नहीं, फिक्स एसेट जरूरी नहीं है, हो सकता है मेरा धंधा ही है शिपिंग बिजनेस का, तो हम बोट खरीदेंगे और उसको शिपिंग बिजनेस में यूज करेंगे। तो अगर वो बोट भी हम इंडिया के बाहर से लेके आते हैं यूज करने के लिए, तो उस पर भी कस्टम्स ड्यूटी लग जाएगा। Okay. तो ये उसकी बात कर रहा है, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट जो हम पर्सनल पर्पस के लिए खरीदेंगे, तो उसके लिए भी अपने इसको बना देंगे गुड्स। या स्टोर्स। स्टोर्स मतलब क्या होता है? स्टोर्स मतलब होता है एक प्लेन आता है तो खाली थोड़ी आता है, उसके अंदर बिस्किट के पैकेट होते हैं, खाने का सामान होता है, बहुत सारी चीजें होती है, पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल नहीं होता है, एटीएफ वगैरह होता है। तो ये सारे स्टोर्स, इसको स्टोर्स बोलते हैं। तो ये स्टोर्स भी गुड्स में आता है। इसके बारे में सेपरेटली बैगेज चैप्टर में चर्चा करेंगे। फिर बैगेज भी गुड्स होता है, इसके बारे में भी सेपरेटली चर्चा करेंगे। बैगेज मतलब क्या होता है? अरे बैग जो तुम लेके आते हो, तुम बाहर ट्रिप से आते हो तो बैग लेके आते हो ना, तो ये भी गुड्स है, इस पे भी कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो तुम बैग के अंदर जो जो सामान लेके आए उस सब पे कस्टम ड्यूटी लगती है। करेंसी या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कस्टम ड्यूटी के अंदर आता है, बिकॉज ये गुड्स है। तो अगर तुम बाहर से डॉलर लेके आते हो उस पे भी कस्टम ड्यूटी पड़ेगी, बाहर से पाउंड लेके आते हो उस पे भी कस्टम ड्यूटी पड़ेगी। बट हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट है। सिर्फ ये क्यों डाला गया है? ये पॉइंट इसलिए डाला गया है ताकि नोटिंग हो सके, ताकि रिकॉर्ड्स मेंटेन हो कि कौन कौन डॉलर लेके आया, कौन कौन पाउंड लेके आया, कितना लेके आया, ये बस इसके लिए। इस पे ड्यूटी लगती नहीं है, लेकिन ये गुड्स होता है। अगर इसको गुड्स की डेफिनेशन में नहीं डालते तो कोई इसका रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता, कोई रिकॉर्ड में डिटेल नहीं देता, इसलिए इसको गुड्स की डेफिनेशन में डाला, बट इसमें लगता नहीं है, ड्यूटी लगती नहीं है इसमें। एम आई क्लियर दोस्तों? गुड्स की डेफिनेशन मतलब क्या हो गई? फिर गुड्स मतलब हो गया वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर, बैगेज एंड तुम्हारा एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी अगर लाओगे तो वो गुड्स हो जाएगा एंड उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, अगर वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो। पार्ट देखे हमने क्या क्या देख लिया? तो हमने देखा
गुड्स क्या होता है हमने देखा, इंपोर्ट क्या होता है देखा, एक्सपोर्ट देखा, इंडिया, इंडिया जनरली क्या होता है 12 नॉटिकल माइल्स, बट इंडियन कस्टम वाटर जाता है 2 पावर के लिए, एक्सट्रैक्शन वाले के लिए और अरेस्ट वाले के लिए 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। ठीक है, पढ़ लिया, समझा सबको, क्लियर। अब ये सब कुछ एक पेज में ला दूं, सब कुछ जितना पढ़ा सब कुछ एक पेज में ले आए, तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये सब कुछ इस एक पेज के अंदर। इंडियन कस्टम एक्ट 1962, क्या कंडीशन होनी चाहिए, गुड्स होना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, और ड्यूटी कहां लिखी हुई है, सीटीए में, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। गुड्स क्या होता है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर और बैगेज, ये होते हैं गुड्स। इंडिया इंपोर्ट मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब क्या होता है, अप टू टेरिटोरियल वाटर, म्हणजे 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स होता है टेरिटोरियल वाटर, उसको अपने बोलते हैं इंडिया, इंडिया वहां तक एक्सटेंड होता है। फॉर लिमिटेड पर्पस, क्या है लिमिटेड पर्पस, ऑफिसर के पास पावर है अरेस्ट का, स्टॉप का, सर्च वेसल का, कॉन्फिस्केशन का वगैरह, कंसीलिंग गुड्स वगैरह का, और प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, ये दो है लिमिटेड पर्पस। ये दो लिमिटेड पर्पस के लिए इंडिया कहां तक जाता है, इंडियन कस्टम्स वाटर तक। इंडियन कस्टम वाटर कहां तक है, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट बेस लाइन। ओके, एंड फिर ड्यूटी है तुम्हारा सीटीए में लिखा हुआ है ड्यूटी रेट्स। फिर ड्यूटी रेट को फर्दर बाइफरकेट कर देंगे, इसी चार्ट को एक्सटेंड कर देना, इसको फर्दर बाइफरकेट कर देना, एक स्टैंडर्ड, एक प्रेफरेंशियल, और फिर बीसीडी, एसीडी 31, 35, 37, 39, उसको भी इसी चार्ट में अगर लिख दोगे तो एक पेज में सब कुछ कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर है इसमें। हाँ 12 इंक्लूडेड है, नीचे ये देखो डायग्राम बना हुआ है, 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर, 200 यहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको अपने बोलेंगे इंडियन कस्टम्स वाटर भी बोलते हैं, पहले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नाम था, तो इंडियन कस्टम वाटर। और इसके बाहर का हिस्सा को बोलते हैं हाई सी, हाई सी। चलो डन है जी, सब कुछ पढ़ लिया। टाइगर मूव कर सकता है, तो बस खत्म। टाइगर इंपोर्ट करते नहीं है, इलीगल है, ठीक है, इलीगल काम है ये, गवर्नमेंट कर सकती है। चलो, जीवित चीजों को इंपोर्ट नहीं किया जाता है एक्सेप्ट इन फ्यू सर्कमस्टांसेस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चार्जिंग सेक्शन क्या है, तो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 12, लर्न करना है, सेक्शन नंबर 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है, ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड ऑन, किस पे लगेगा, गुड्स पे। द गुड्स शैल बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, कहां पे, टू एंड फ्रॉम इंडिया। एंड जो रेट है वो कहां लिखा है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट गुड्स शैल बी ट्रीटेड विद नॉन गवर्नमेंटल गुड्स, तो ऐसे गवर्नमेंट गुड्स को कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, जो नॉन गवर्नमेंटल का ट्रीटमेंट है वही गवर्नमेंट का भी ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो लोग एग्जेम्प्ट है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंपोर्ट मतलब ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्ट मतलब टेकिंग आउट ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब क्या होगा 12 नॉटिकल माइल्स। फिर इंडियन कस्टम वाटर, इंडियन कस्टम वाटर कहां तक एक्सटेंड करता है, तो एक्सटेंड करता है ये तुम्हारा 200 नॉटिकल माइल्स तक, लिख लो यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल्स तक, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स को अपने क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। तो इंडिया कहां तक एक्सटेंड करता है, अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन नंबर 7। एक्ट का नाम देखो मजेदार है, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 एंड इंक्लूड बे, गल्फ, हार्बर, कर्क एंड टाइडल रिवर। समझे, ये पूरा का पूरा एक्ट का नाम है, एक्ट का नाम यहां से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है। टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 एंड इंक्लूड बे, गल्फ, रिवर, हार्बर, टाइडल रिवर। इसके सेक्शन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि इंडियन कस्टम वाटर कहां तक है, तो इंडियन कस्टम वाटर है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। समझा, लर्न करना है, कर लेना हो जाए तो। यहाँ क्या पावर है, अरेस्ट का पावर है, कॉन्फिस्केशन का पावर है,
अरेस्ट का पावर है, कॉन्फिस्केशन का पावर है, एंड फर्दर प्रोहिबिटेड गुड्स कैन ऑल्सो बी कॉन्फिस्केशन इफ ब्रॉट विद इन इंडियन कस्टम्स वाटर, एंड इसमें एक्सट्रैक्शन वाला पॉइंट भी लिख देना, एक्सट्रैक्शन का भी पावर है यहाँ पे, ठीक है, एक्सट्रैक्शन का भी पावर है अपने पास यहाँ पे। केस लॉ, इंपोर्ट के केस में गार्डन सिल्क मिल्स व्हेन क्रॉसेस टेरिटोरियल वाटर कमेंस होगा, कंप्लीट कब होगा, जब पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड्स बनेगा। टैक्सेबल इवेंट कब आएगा, टैक्सेबल इवेंट आएगा जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे। राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स का केस है एक्सपोर्ट, यानी शिपिंग बिल कमेंस कमेंस कब होगा, जब शिपिंग बिल फाइल करेंगे। टैक्स कब देना, जब शिपिंग बिल फाइल करेंगे, बट गुड्स कंप्लीट कब होगा, जब क्रॉस करेगा टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। हाँ, ये वाला ट्रिकी पॉइंट है, तो इस वाले केस में मेरे को नहीं लगता, इसीलिए सारे एग्जांपल देखो इस साइड और इस साइड वाले, ठीक है, इस साइड वाला एग्जांपल नहीं है। तो कोई भी बुक उठा लो, सारे एग्जांपल इस साइड और इस साइड वाले है, नीचे वाला एग्जांपल किसी के पास नहीं है। एग्जामेशन की बात कर लेते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जीएसटी में दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल एक स्पेशल। जनरल मतलब उसमें कुछ कंडीशन हो सकता है, कुछ कंडीशन नहीं होता है, जनरली ग्रांट कर देते हैं। स्पेशल मतलब जो स्पेशल ऑर्डर के तहत अपने ग्रांट करते हैं, उसमें कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो गया या एक्सेप्शनल नेचर का कुछ हो गया कांड, उसकी वजह से जो एग्जामेशन देते हैं वो स्पेशल। ये ऑलरेडी हमने जीएसटी में पढ़ रखा है, ठीक है। ये वाला अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, इसको पेंडिंग करेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट कर ले फिर पढ़ेंगे। दैट्स इट दोस्तों, यहां खत्म होता है अपना चैप्टर नंबर 1। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। पानी पी लेता हूं। समझ आ रहा है कस्टम्स, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है यार सर, एकदम मक्खन है सर, इजी है, क्या है, कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ दोस्तों। ये है अपना प्यारा इंडिया, ये है टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से कॉन्सेप्चुअली समझना, ठीक है। थ्योरेटिकली अगर इसको पढ़ने जाओगे ना तो बूम बाम बूम ओवर बुश सब गायब हो जाएगा दिमाग से, एग्जाम के टाइम रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। एकदम ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, कहानी में हो क्या रहा है। हम पढ़ने जा रहे हैं इंपोर्ट का प्रोसीजर, किस प्रकार से इंपोर्ट होता है। हम एग्जांपल में अभी सिर्फ वेसल को लेंगे, ठीक है, वेसल के एग्जांपल से पढ़ते हैं। एक वेसल है, वेसल में मेरा गुड्स आ रहा है, ठीक है। वेसल इज नॉट द गुड्स, वेसल में मेरा दो गुड्स, वेसल आया, क्या इंपोर्ट हो गया क्या इस वाले जगह पे? द आंसर इज नो। जैसे ही टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया इंपोर्ट, ओके, कमेंस हो गया, चला 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 चला, इंपोर्ट आया इस वाले पोजीशन में। जैसे ही इधर इंपोर्ट आया अपने पास, तो जो इंपोर्टर है यानी जो पर्सन मंगा रहा है उसको बोलते हैं इंपोर्टर। वो इंपोर्टर क्या फाइल करेगा, एक दिन पहले, ठीक उसके अराइवल के एक दिन पहले उसको फाइल करना है बिल ऑफ एंट्री। अब जो बिल ऑफ एंट्री ये फाइल करेगा ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होम कंजम्पशन, यानी होम कंजम्पशन के लिए फाइल करेगा, ड्यूटी का पेमेंट करेगा एंड गुड्स को छुड़वा के लेके चला जाएगा जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा प्रॉपर ऑफिसर का। यहाँ पे भी ऑफिसर का नाम नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर बोलना अपने को। तो जैसे ही प्रॉपर ऑफिसर का ऑर्डर आएगा गुड्स को छुड़वा के लेके चला जाएगा। दूसरा बिल ऑफ एंट्री होता है इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। अब ये बिल ऑफ एंट्री में क्या होता है, हम एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं। मान लो हमने इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट जो किया वो है 10 करोड़ का, अभी मेरे पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, तो मैं जाऊंगा डिपार्टमेंट के पास, उसको बोलूंगा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट एक बार के लिए ना मेरे गुड्स को ना तुम वेयर हाउस में रख दो। कहां रख दो? वेयर हाउस में रख दो। तो गवर्नमेंट बोलेगा एक काम करो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दो, तो तुम बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देते हो उसके बिहाफ में। तो कितना बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है, कितना अमाउंट होता है ये भी पढ़ लेते हैं। थ्राइस द अमाउंट, यानी जितनी ड्यूटी है उसका 3 गुने का बॉन्ड तुमको देना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री।
सेक्शन नंबर इज 46। अब हमारा गुड्स चला गया वेयर हाउस में। अब मान लो 1 महीना के लिए वेयर हाउस में पड़ा, एग्जाम्पल ले रहे, 1 महीना के लिए वेयर हाउस में पड़ा। अब वेयर हाउस में जीवन भर नहीं पड़ा रहेगा, तुमको छुड़वाना पड़ेगा। तो अब तुम छुड़वाओगे, तो जब तुम छुड़वाओगे तो तुम क्या फाइल करोगे पता है? तुम फाइल करोगे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, और इसको होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री भी बोलते हैं। तो जैसे तुम एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो वो तुम्हारे गुड्स को छोड़ देंगे, तुमको ऑब्वियसली ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही तुम ड्यूटी का पेमेंट करोगे वो तुम्हारे गुड्स को छोड़ देंगे, गुड्स को लेके चले जाओ, पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड्स इन इंडिया बना दो एंड इंपोर्ट को कंप्लीट कर दो। इंपोर्ट के लिए क्या देखा हमने? सिंपल सी चीज देखी कि शिप आया, शिप आने के ठीक 1 दिन पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा इंपोर्टर। 2 प्रकार के बिल ऑफ एंट्री होते हैं, एक होम कंजम्पशन, एक इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, यानी वेयर हाउसिंग के लिए। अब वेयर हाउसिंग की जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा उसके लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है थ्राइस द अमाउंट। और अगर होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री फाइल की 46 में, तो छुड़वा के घर लेके चले जाओ, ड्यूटी का पेमेंट करो, गुड्स छुड़वाओ, घर लेके चले जाओ। अब बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया, वेयर हाउस में माल चला गया, छुड़वाना पड़ेगा ना, जीवन भर तो वहां पड़ा नहीं रहेगा। अब 1 मंथ बाद मेरे पास पैसे आ गए, हम ड्यूटी का पेमेंट कर देंगे, वो मेरे को, हम एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देंगे, वो मेरे को ऑर्डर फॉर क्लियरेंस दे देगा, हम गुड्स को छुड़वा के घर लेके चले जाए। अब ये जो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री हम फाइल करते हैं, ये फाइल करते हैं सेक्शन नंबर 68 में। इसमें फाइल करते हैं 6868। क्लियर? कॉन्सेप्चुअली क्लियर है क्या करना होता है? पे नहीं करना, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ बॉन्ड एग्जीक्यूट, बैंक गारंटी देनी है बस, कि अगर नहीं दिया तो भैया 3 गुना वसूलेंगे वैसे। ओके, अब जो पड़ा ये देखो, जैसे ही मेरा वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल आएगा, जैसे ही मेरा वेसल व्हीकल या एयरक्राफ्ट आएगा, 1 दिन पहले मैं क्या फाइल करूंगा? बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन नंबर 46। 2 प्रकार के होते हैं, या तो होम कंजम्पशन का बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा, ड्यूटी का पेमेंट कर दूंगा, और या तो वेयर हाउस करवा दूंगा इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके। दोनों का सेक्शन नंबर क्या है? 46, सेम है। ठीक है। अगर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करवाता हूं तो मेरे पास एक ऑर्डर आएगा क्लियरेंस का कि होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर दो। ये ऑर्डर मेरे पास कब आएगा? जब प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा कि गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है और इंपोर्टर ने इस पे इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया, तब ये ऑर्डर आएगा और फिर मैं घर लेके चला जाऊंगा। अगर मैंने वेयर हाउस में रखवा दिया, यानी इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री मैंने फाइल कर दी, तो जितने पीरियड के लिए मांगूंगा उतने पीरियड के लिए वो वेयर हाउस में पड़ा रहेगा। उसके बाद मैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा अंडर सेक्शन नंबर 68 एंड क्लियर करवा लूंगा होम कंजम्पशन के लिए, और उसके साथ साथ ड्यूटी का पेमेंट कर दूंगा। जैसे मैं ये काम करूंगा मेरे पास ऑर्डर आएगा क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन का प्रॉपर ऑफिसर का। ये ऑर्डर कब आएगा? जब गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं होगा और इंपोर्टर ने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रखी होगी, तब आएगा। क्लियर दोस्तों? क्या पढ़ा? सिंपल सी चीज पढ़ी हमने। देखा कि जब भी वेसल हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे व्हीकल हो, किसी से भी मेरा गुड्स आ रहा है, तो 1 दिन पहले मेरे को बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है अंडर सेक्शन नंबर 46। अब या तो उसको वेयर हाउस करवाओ या तो घर लेके जाओ, पोर्ट पे नहीं पड़ा रहेगा। क्यों नहीं पड़ा रहेगा? बिकॉज पोर्ट में लिमिटेड जगह होती है ना, पोर्ट ऐसे अनलिमिटेड एकदम फैला हुआ थोड़ी है, सब कोई अपना कंटेनर लाकर रख देगा तो कैसे होगा? तो पोर्ट में तो लिमिटेड जगह होती है। तो या तो वेयर हाउस करवा लो या तो होम कंजम्पशन करवा लो। होम कंजम्पशन करवाया, संग संग पेमेंट करो, ऑर्डर आ जाएगा। अगर गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है एंड ड्यूटी पे कर दिया तो ऑर्डर आ जाएगा, घर लेके चले जाओ, इंपोर्ट कंप्लीट कर दो। वेयर हाउस करवाया तो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री एग्जीक्यूट करो, 3 टाइम्स ऑफ द बॉन्ड तुमको देना पड़ेगा। एंड जब क्लियर करवाओगे तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दोगे अंडर सेक्शन नंबर 68। फिर तुम्हारे पास ऑर्डर आएगा, प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, जाओ घर लेके चले जाओ। आ मैं क्लियर दोस्तों? सिंपल एकदम, इजी। ओके, अब ये तो बात हो गई इंपोर्टर के पर्सपेक्टिव से। आओ थोड़ा कहानी में पीछे चलते हैं। ठीक है, कहानी में चलते हैं पीछे। हम आगे कहानी में थोड़ा सा पीछे, ये है इंडिया। अब हुआ क्या, शिप है ये, और ये शिप चल रहा है यूएसए से।
यूएसए से माल आ रहा है, इसमें मेरा 2 गुड्स रखा हुआ है। अब जैसे ही ये इंडिया में एंटर होने वाला होगा, इसके ठीक पहले इसको क्या देना पड़ेगा, शिप को IGM। क्या देना होगा, IGM, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। अब इस इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में क्या होता है दोस्तों, इसमें लिखा होता है कि मेरी शिप का नंबर ये है, मेरी शिप में कितने गुड्स हैं, सब लोगों के सारे गुड्स की डिटेल होंगी उसमें, ताकि गलती से स्मगलिंग ना हो जाए। तो सारे गुड्स की डिटेल तुमको आईजीएम में बतानी पड़ेगी। फिर तुम्हारा शिप पहुंचेगा कस्टम पोर्ट पे। जैसे ही तुम्हारा शिप पहुंचा कस्टम पोर्ट में, तो तुम इमीडिएटली अनलोडिंग नहीं करोगे गुड्स का। क्यों नहीं करोगे, बिकॉज पोर्ट में तो लिमिटेड जगह होती है ना, पोर्ट खाली होगा तभी तो अनलोडिंग करोगे, पोर्ट खाली नहीं होगा तो अनलोड कहां करोगे, हवा में थोड़ी रखोगे कंटेनर को। तो एंट्री इनवर्ड मिलेगा तुमको। एंट्री इनवर्ड क्या होता है, परमिशन होता है कि जगह खाली हो गई अनलोडिंग कर दो। तो एंट्री इनवर्ड इज अ परमिशन जो बोलता है जगह खाली हो गई है अनलोडिंग कर दो। तो शिप की बात करें, सिर्फ शिप की पढ़ा, कंफ्यूज मत होना। तो शिप को परमिशन मिला, जैसे परमिशन मिला वो क्या करेगा, अनलोडिंग करेगा। क्या वो कोई ऐसा गुड्स अनलोड कर सकता है क्या जिसके बारे में आईजीएम में बताया नहीं गया है? द आंसर इज नो। अगर आईजीएम में बताया है तो ही वो अनलोड करेगा। यही तो पर्पस है आईजीएम का, कि तुम बता दो क्या क्या गुड्स लेके आए हो, वही सारे गुड्स की तुम अनलोडिंग करोगे। कहां करोगे, प्रॉपर ऑफिसर के सामने करोगे, जहां वो बोलेगा वहां करोगे। तो शिप में हमने क्या देखा कि शिप वाला आईजीएम फाइल करेगा, यानी क्या क्या गुड्स लेके आया ये बता दो। फिर जैसे एंट्री इनवर्ड मिलेगा अनलोडिंग करो। अनलोडिंग करोगे कहां पे, जहां पे वो बोला जाएगा वहीं करोगे, और प्रॉपर ऑफिसर के निगरानी में करोगे, और उसी गुड्स का करोगे जो कि आईजीएम में बताए गए हैं। उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा गुड का तुम अनलोडिंग नहीं कर सकते। am I क्लियर? ये किसकी बात हुई, ये बात हुई फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ए पर्सन इन चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, पर्सन इन चार्ज ऑफ द वेसल। क्लियर? 1 मिनट रुकना दोस्तों। ओके दोस्तों, समझ गए? आसान है, कुछ भी नहीं। वेसल आया, वेसल को जब एंट्री इनवर्ड मिलेगा तभी वो अनलोडिंग स्टार्ट करेगा, आईजीएम फाइल कर देगा। अनलोड कहाँ करेगा, जहां बोला जाएगा वहीं करेगा, प्रॉपर ऑफिसर के सामने करेगा, और वही वाले गुड्स का करेगा जो आईजीएम में मेंशन है। अगर आईजीएम में मेंशन नहीं है तो नहीं करेगा। तो दोनों को अलग अलग करके पढ़ना, दोनों को मर्ज मत करना। हमने पहले क्या देखा, इंपोर्टर का पर्सपेक्टिव देखा। इंपोर्टर के पर्सपेक्टिव से हमने क्या देखा कि उसको फाइल करना है बिल ऑफ एंट्री, या तो होम कंजम्पशन या तो वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग करवा दिया तो बाद में क्लियर करवा देगा 68 का फाइल करके, ये पढ़ा। अब पर्सन इंचार्ज के पर्सपेक्टिव से हमने क्या पढ़ा कि वो आएगा, जैसे ही आएगा वो अनलोडिंग करेगा। अनलोडिंग करेगा उसी जगह, जब इंटर इनवर्ड मिलेगा तभी करेगा, उसी जगह करेगा जहां बोला जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर के सामने करेगा, और वही गुड्स करेगा जो आईजीएम में बोला है। अब एक सीन समझो, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कि चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे वेसल हो, चाहे व्हीकल, हाँ दोनों ही इंपोर्ट है, पर्सपेक्टिव अलग अलग है। एक में अपने पर्सन इंचार्ज की जिम्मेदारी पढ़ रहे हैं, एक अपने पढ़े थे इंपोर्टर की जिम्मेदारी। दोनों की अलग अलग जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी की बात करते हैं। ठीक, अभी इन डिटेल नहीं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट बोलती है कि जब भी कोई प्लेन या कोई भी वेसल इंडिया में आएगा तो उसको आना पड़ेगा अप्रूव्ड कस्टम स्टेशन और अप्रूव्ड पोर्ट में। यानी पहली पहली बार ये प्लेन आया है तो भैया अप्रूव्ड जगह पे आना पड़ेगा। अप्रूव्ड कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट क्या होता है, जो भी तुम्हारे एरिया का एयरपोर्ट वगैरह तुमको पता होगा, वो सारे अप्रूव्ड कस्टम पोर्ट है। तो जब भी प्लेन बाहर से इंडिया में आएगा तो उसको वहां आना पड़ेगा, ठीक है, वहीं लैंड करना पड़ेगा।
कहीं और लैंड नहीं कर सकता है। बट हुआ क्या, मेरा प्लेन उड़ा, चुक 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 चुक, तूफान आने लगा, कड़ 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 कड़, तूफान आ रहा है एकदम, चारों तरफ से प्लेन हिल रहा है, चारों तरफ से। कस्टम पोर्ट है यहाँ पे, कस्टम एयरपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन प्लेन उड़ते 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 ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ जाते जाते वापस ऐसे आते 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 आते, इधर आते 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 इधर कहीं पे लैंड कर गया। ठीक है, यहाँ कहीं लैंड किया। अब ये कौन सा जगह है मेरे को भी नहीं पता, और जो लैंड किया उसको भी नहीं पता, क्योंकि ये अप्रूव्ड जगह है ही नहीं। तो जंगल वंगल में जाके लैंड करना पड़ा। तो क्या ये अलाउड है क्या? क्या ये अलाउड है क्या? ऑब्वियसली, अगर जेन्युइन रीजन है ड्यू टू बैड वेदर वगैरह ये सब की वजह से, तो तुम अपार्ट फ्रॉम कस्टम एयरपोर्ट कहीं पे भी लैंड कर सकते हो, कहीं पे भी लैंड कर सकते हो। लेकिन कंडीशन है, जैसे ही लैंड करोगे सबसे पहले एक काम करोगे, खिड़की बना देते हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे ही तुम लैंड करोगे, तुमको जो पर्सन इंचार्ज है यानी जो पायलट है वो क्या करेगा, किसी भी आदमी को बाहर नहीं निकलने देगा, ना किसी गुड्स की अनलोडिंग करेगा। अब मान लो प्लेन में आग लगा है और तुम्हारा पायलट आके तुमको बोलता है कि एज पर सेक्शन दिस एंड दैट तुम प्लेन के बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम क्या करोगे? सर हम बहुत बुरा करेंगे सर, आप समझ जाइए हम क्या करेंगे, हम रिकॉर्डिंग में नहीं बोलेंगे लेकिन हम बहुत बुरा करेंगे, और उसको धक्का वक्का मार के हम लोग निकल जाएंगे। तो पहला क्या बोलता है, लैंड कर लो दूसरी जगह, लेकिन प्लेन खाली नहीं करने दोगे। लेकिन अगर प्लेन में आग लग गया तो प्लेन खाली करने दोगे क्या? ऑब्वियसली प्लेन फिर खाली करेंगे, अनलोडिंग भी करेंगे सामान का। किसी का मैकबुक पड़ा तो वो छोड़ के थोड़ी जाएगा कि लॉ ने बोला था छोड़ दो, है घंटा उठाओ बाहर निकलो आग लगी है, तो उस समय तुरंत भाग जाओ। तो ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। अच्छा, अब कस्टम पोर्ट को क्या भविष्यवाणी होगी क्या ऊपर से, त्राहिमाम त्राहिमाम होगा? नहीं, क्या होगा, इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जाके, या तो नजदीकी पोर्ट पे जाके इन्फॉर्म कर दो प्रॉपर ऑफिसर को, और नहीं कर सकते हो तो पुलिस को बता दो, जाके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्म कर दो, ऐसा ऐसा हुआ, हमने यहाँ लैंड किया, आग लगी थी, सामान खाली करवाया, लोगों को खाली करवाया। ठीक है, तो क्या है जिम्मेदारी पर्सन इंचार्ज की, कि पहली बार जब भी इंडिया में आओगे, पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, पहली बार मतलब चाहे पहली बार हो चाहे सब्सिक्वेंट टाइम हो, कभी भी अगर तुम इंडिया में आ रहे हो तो तुमको अप्रूव्ड एयरपोर्ट और पोर्ट पे उतरना है। अगर तुम वहां नहीं उतरते हो, कहीं और उतरते हो ड्यू टू जेन्युइन बैड वेदर वगैरह की कंडीशन की वजह से, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन और प्रॉपर ऑफिसर को बता देना, किसी भी पैसेंजर को और किसी भी गुड्स की अनलोडिंग मत करना। बट अगर आग लग गई, कुछ हैजर्डस नेचर का हो गया, तब अनलोड कर देना, बाहर निकाल देना पैसेंजर को, लेकिन दूर मत भेज देना, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, प्लेन के आसपास ही रखना। ठीक है, जितना भी फिजिकली मतलब पॉसिबल है टेक्निकली उतना आसपास रखना। क्लियर दोस्तों? ओके, चलो ये देखो, इसका भी समरी बना के लाया। तो वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल जब भी आएगा इंडिया में, कहां आना, या तो कस्टम पोर्ट या तो कस्टम एयरपोर्ट अप्रूव्ड वाला, अप्रूव्ड कस्टम एयरपोर्ट एंड पोर्ट पे आना। वेसल और एयरक्राफ्ट आईजीएम देते हैं, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट देते हैं बिफोर अराइवल, एंड व्हीकल इंपोर्ट रिपोर्ट देता है। ठीक है, और इंपोर्ट रिपोर्ट जो व्हीकल देता है वो विद इन 12 आवर्स देता है आफ्टर अराइवल। अब व्हीकल से कितना दूर से आ जाओगे, बाजू से ही आओगे ना, बांग्लादेश नेपाल भूटान पाकिस्तान यही से आ सकते हो तुम व्हीकल से, तुम यूएसए से व्हीकल से तो आ नहीं सकते हो। तो व्हीकल के केस में इंपोर्ट रिपोर्ट है, 12 घंटे के अंदर दे देना, आने के 12 घंटे के अंदर दे देना। और वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में आईजीएम इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट होता है, बिफोर अराइवल देना पड़ेगा, आफ्टर नहीं, बिफोर अराइवल देना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट डायरेक्ट अनलोडिंग कर सकता है, बिकॉज एयरपोर्ट पे लिमिटेड ही मतलब लिमिटेड एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें माल आता है, तो वहां पे काफी जगह होती है, तुम डायरेक्टली अनलोडिंग कर सकते हो। सिमिलर केस है वेसल व्हीकल के लिए, व्हीकल भी डायरेक्टली अनलोडिंग कर सकता है, बट वेसल अनलोडिंग कब करेगा, जब एंट्री इनवर्ड मिलेगा। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम शिपिंग जितनी होती है सब वेसल से होती है, मैक्सिमम हर कंट्री में वेसल से ही सबसे ज्यादा शिपिंग होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा बिजी होता है, पोर्ट ही सबसे ज्यादा बिजी होता है।
तो वहां पे जगह नहीं होती है। तो इसी के लिए इंट्री इनवर्ड का कॉन्सेप्ट किसके लिए, सिर्फ वेसल के लिए। इंट्री इनवर्ड मतलब क्या होता है, परमिशन होता है, परमिशन दे रहे कि जगह मिल गया अनलोडिंग करो, जगह मिल गया अनलोडिंग करो। अब तीनों ही केस में किसका अनलोडिंग करेंगे, जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट में मेंशन किए गुड्स सिर्फ उसका अनलोडिंग करेंगे। कहां करेंगे, अप्रूव जगह पे करेंगे। किसके सुपरविजन में करेंगे, प्रॉपर ऑफिसर के सुपरविजन में करेंगे। ठीक है, हाँ वो भी 12 आवर्स हो जाएगा। वही ये भी तो व्हीकल में काउंट हो जाएगा। वैसे ट्रेन से माल आता नहीं है, मेरे को नहीं लगता, शायद नहीं है, नहीं आता है शायद, क्या आता होगा पता नहीं भाई, मेरे को नहीं पता। चलो, तो व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल जब भी अराइव होगा तो अप्रूव कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट में ना, बट एक्सेप्शन क्या है, कुछ हादसा हो गया तो कहीं और आ जाओगे, बट किसी को छोड़ के जाने मत देना। बट जाने दे सकते हो, अगर आग वगैरह लगी है तो जाने दे सकते हो, आसपास कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस के पास चले जाना और प्रॉपर ऑफिसर को बता देना। व्हीकल इंपोर्ट रिपोर्ट देगा 12 घंटे के अंदर आफ्टर अराइवल, व्हीकल एयरक्राफ्ट आईजीएम देगा बिफोर अराइवल। एयरक्राफ्ट और व्हीकल डायरेक्टली अनलोडिंग करेगा, बट वेसल कब करेगा, जब इंट्री इनवर्ड मिलेगा तभी करेगा। इंट्री इनवर्ड मतलब कहता है परमिशन है, जगह खाली हो गई, अनलोडिंग कर लो। कौन कौन से गुड्स की अनलोड करेंगे, जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट में मेंशन्ड है बस उसी गुड्स का करना है, अप्रूव प्लेस पे करना है, और प्रॉपर सुपर अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर करना है। क्लियर, पूरा फ्लो माइंड में है सेट, फ्लो वाइज। ओके, चलो, और ये तो वो कर रहा है। इंपोर्टर क्या करेगा, एक दिन पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, या तो होम कंजम्पशन या तो वेयर हाउसिंग। होम कंजम्पशन करवाया तो ड्यूटी पेमेंट करके घर लेके चले जाओ, और अगर वेयर हाउसिंग करवाया है तो वेयर हाउस में पड़ा रहेगा कुछ दिन, फिर उसके बाद एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 68 फाइल करो, और फिर पेमेंट करके घर लेके चले जाओ, वेयर हाउसिंग चार्जेस वगैरह और ड्यूटी पेमेंट करके घर लेके चले जाओ। ये करे। तो पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ये दोनों हो गया अपना। अब इसको करते हैं रीड कंप्लीट। अब कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं समझना, बस अब रीड करना है। सबसे पहले पार्ट 1 करते हैं। अपने पढ़ने जाते हैं जिम्मेदारी पीआईसी और पीटीए की। पीआईसी मतलब पर्सन इंचार्ज, पीटीए मतलब पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी जो है उसके बारे में, और पर्सन इंचार्ज की जिम्मेदारी पड़ेगी। पहला स्टेप क्या होता है कि जब भी पहली बार तुम आओगे या सब्सिक्वेंट टाइम तुम आओगे, तुम अप्रूव कस्टम स्टेशन पे आओगे। एक्सेप्शन क्या है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, बैड वेदर हो जाता है, या ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन होता है, तो तुम कहीं और पे लैंड कर सकते हो, लैंड कर सकते हो एट एनी अदर प्लेस। बट रिपोर्ट करना पड़ेगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या कस्टम ऑफिसर को। एंड शैल नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी सच ऑफिसर परमिट अनलोडिंग ऑफ गुड्स या परमिट एनी क्रू और पैसेंजर टू डिपार्ट फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट। बट कर सकते हैं, अगर रीजन क्या है, हेल्थ सेफ्टी प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। आग वगैरह लग गया तो फिर भैया अनलोडिंग करना पड़ेगा और वहां से हटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप नहीं मतलब सब साथ में ही चलते हैं। वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में आईजीएम देना पड़ेगा, व्हीकल के केस में इंपोर्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा। वेसल एयरक्राफ्ट में तुम आईजीएम दोगे बिफोर अराइवल, एंड इंपोर्ट रिपोर्ट तुम दोगे 12 आवर्स आफ्टर अराइवल। ओके, आईजीएम मतलब क्या होता है, इंपोर्ट रिपोर्ट मतलब क्या होता है, ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है कस्टम्स अथॉरिटी को अबाउट द गुड्स इन द वेसल एंड एयरक्राफ्ट और व्हीकल। अच्छा, आईजीएम होता है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। इसका एक नया नाम भी है, अराइवल मैनिफेस्ट। इसको अराइवल मैनिफेस्ट भी बोलते हैं। तो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बोले या अराइवल मैनिफेस्ट बोले, मतलब एक ही है उसका। ओके, कस्टम्स में एक ट्रिक बताता हूं, बड़ा मजा आएगा। कहीं पे भी पेनल्टी आएगी ना, वैसे तो लन कर लेंगे, अगर नहीं लन है ना, तो एक बताता हूं, नॉट मोर देन 50,000, 100%, 99.9% यही पेनल्टी है कस्टम्स में। तो कस्टम्स की कहीं भी पेनल्टी आएगी, सबसे इजी है, नॉट मोर देन 50,000 रुपीज। नॉट मोर देन 50,000 रुपीज लिख के आ जाना, एमसीक्यू में मार्क कर देना, 99.9% चांस है तुम्हारा आंसर राइट होगा। तो अगर पर्सन इंचार्ज ने आईजीएम नहीं दिया या इंपोर्ट रिपोर्ट नहीं दिया, तो पेनल्टी देनी पड़ेगी 50,000 रुपीज की। अब मान लो तुम अपने साथ बम लेके आ गए, ठीक है, तो बम लेके क्या उसको तुम बस आईजीएम में कहीं सेपरेटली चौथा नंबर पॉइंट में लिख दिया, बम भी लेके आए हैं। सेपरेट डिक्लेरेशन दो भैया, बड़ी चीजें लेके आओ, सेपरेट डिक्लेरेशन दो। तो सेपरेट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आर्म्स के लिए, एक्सक्लूसिव के लिए, नार्कोटिक्स के लिए, डेंजरस ड्रग्स के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। तो इन सब के लिए सेपरेट डिक्लेरेशन दो, ताकि डिपार्टमेंट का नजर जाए उस पर कि हाँ भैया ये है, ऐसा लेके आया, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ेगा।
क्या इंपोर्ट मैनिफेस्ट को हम अमेंड कर सकते हैं? द आंसर इज यस, अमेंड कर सकते हैं अगर कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है तो अमेंड कर सकते हैं। क्या बिलेटेडली फाइल कर सकते हैं? फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड जस्टिफाइड ग्राउंड होगा तो। अब एक चीज देखो, मैं बताऊंगा नहीं लेकिन तुमको पता है, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, बताओ इसमें क्या डिटेल होगा? इसमें सर पैसेंजर और जो क्रू मेंबर्स आए हैं उनका डिटेल होगा, सिंपल। तो पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट भी देना पड़ता है पर्सन इंचार्ज को, जिसमें वो बताता है कि उसके वेसल और व्हीकल में कितने क्रू है और कौन कौन पैसेंजर है, नाम रिकॉर्ड्स वगैरह सब मेंशन करके देना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, वेसल एयरक्राफ्ट में बिफोर अराइवल है, बट व्हीकल में अपॉन अराइवल है, यानी आफ्टर नहीं है व्हीकल में। व्हीकल में आफ्टर नहीं है, जैसे इंपोर्ट रिपोर्ट में आफ्टर था, यहाँ आफ्टर नहीं है। क्यों नहीं है? तुम किसी को लुटा के ले आओगे और तुम उसको गायब कर दोगे, उसके बाद उसका डिटेल दोगे तो क्या फायदा, वो तो निकल लिया। तो इस सिनेरियो में आदमी के केस में आने के पहले या आने तक बता देना है अपॉन अराइवल। बाकी इंपोर्ट रिपोर्ट 12 आवर्स के अंदर भी दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर गलती की तो पेनल्टी वही सेम, नॉट मोर देन 50,000 रुपीज। क्लियर दोस्त? इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझ आ गया ना तो बस रीडिंग बाकी है, फास्ट नहीं जा रहा है ना। अब देखो, इंट्री इनवर्ड किसके लिए? तो सर इंट्री इनवर्ड सिर्फ और सिर्फ तो टाइगर के पीछे क्यों पड़ा, सिर्फ और सिर्फ वेसल के लिए। एयरक्राफ्ट के लिए होता है? नहीं, बहुत जगह होती है। व्हीकल के लिए होता है? नहीं, बहुत जगह होती है। सिर्फ वेसल वाले में जगह कम होती है पोर्ट पे, इसीलिए इंट्री इनवर्ड का कॉन्सेप्ट है। इंट्री इनवर्ड क्या होता है? ये परमिशन है जो कस्टम अथॉरिटी देती है फॉर अनलोडिंग द कार्गो फ्रॉम वेसल। जब तक एंट्री इनवर्ड नहीं मिलेगा, यू आर नॉट अलाउड टू अनलोड द गुड्स, तुम गुड्स को अनलोड नहीं कर सकते। एंट्री इनवर्ड कब मिलती है? जब इंपोर्ट मैनिफेस्ट दोगे तभी। अगर इंपोर्ट मैनिफेस्ट नहीं दिया और जगह खाली खाली है तो भी तुमको नहीं मिलेगा एंट्री इनवर्ड। तो एंट्री इनवर्ड तभी मिलेगा इंपोर्ट मैनिफेस्ट दोगे, बिकॉज हमको भी तो पता होना चाहिए क्या क्या अनलोड करने वाले उधर, उस हिसाब से हमको जगह तुमको देनी पड़ेगी, जगह अलॉट करनी पड़ेगी। जगह देने को क्या बोलते हैं? बर्थ प्लेस है सर, पैदा होने वाली जगह, ये वाला बर्थ, ट्रेन वाला, ठीक है, बर्थ प्लेस जब अवेलेबल होता है तो मिलता है। तो अगर हम बात करें एंट्री इनवर्ड किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? एयरक्राफ्ट व्हीकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बैगेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बैगेज मतलब जो तुम पीठ में लाद के लेकर तो पीठ पर लटका के लेकर तो छोटा सा होता है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मेल बैग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो भी छोटा सा होता है। पेरिशेबल गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? अरे 2 दिन तुम परमिशन में दोगे, 2 दिन में तो ब्रेड खराब हो जाएगा, तो पेरिशेबल गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हैजर्डस गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब तुम वहां पे एक टॉक्सिक केमिकल रख दियो पानी के बीचों बीच और 2 दिन 3 दिन लगा दियो, ऐसा नहीं होता, उसको इमीडिएटली क्लियर करवाना पड़ता है। और एनिमल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, खुश? गौरव खुश, हैप्पी? ठीक है, डायरेक्टली क्लियर करवा लेना। तो एप्लीकेबल नहीं है। तो किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है एंट्री इनवर्ड? एयरक्राफ्ट और व्हीकल के लिए नहीं होता है, बहुत जगह होती है, आराम से करवाओ क्लियर। बैगेज छोटू सा होता है, मेल बैग छोटू सा होता है, पेरिशेबल आइटम रोक लेंगे तो खराब हो जाएगा, हैजर्डस गुड हैजर्डस है भाई। और एनिमल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, लिविंग बींग होता है, उसको 2 दिन पानी के बीच में नहीं रख सकते, उसको तुमको आजाद करवाना पड़ेगा। कहां करना है? अप्रूव प्लेस में करना है, सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर में करना है, एंड मेंशन इन इंपोर्ट मैनिफेस्ट, वही वाले गुड्स अपने को करने, सेक्शन नंबर लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये है एलसी, लुका छुपी, ठीक है, 5th नंबर पॉइंट, एलसी है, एग्जाम में आएगा। All imported goods unloaded in custom area shall remain in the custody of port trust authority या airport authority। यानी जो भी गुड्स की अनलोडिंग हुई है, उस जब तक पोर्ट पे पड़ा है, किसके जिम्मेदारी पे रहेगा? पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है उस पे, एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी। कुछ चोरी वोरी हो गया तो डिपार्टमेंट किसको पकड़ेगा? पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी को पकड़ेगा, बिकॉज उसकी जिम्मेदारी पे गुड्स वहां पे पड़ा हुआ है। जो भी पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी है वो लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, कॉपी भेजेंगे प्रॉपर ऑफिसर को। अच्छा चीज बता देता हूँ, पता होगा शायद तुम लोग को, पोर्ट जो होता है ना वो कस्टम अथॉरिटी का नहीं होता, पोर्ट थर्ड पर्सन का होता है। एग्जांपल अदानी का मैक्सिमम पोर्ट,
तो पोर्ट अदानी का है, वो लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे और भेजेंगे डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट का पोर्ट नहीं होता, डिपार्टमेंट सिर्फ अप्रूव करता है उसको कि हाँ चलो ये कस्टम पोर्ट है। पोर्ट थर्ड पार्टी का ही होता है हमेशा, इसलिए जिम्मेदारी किसकी होती है? थर्ड पार्टी की। अदानी के पोर्ट पे माल लोड हुआ, माल चोरी हो गया, कौन जिम्मेदार? अदानी का पोर्ट जिम्मेदार, याद रखना, ठीक है। डिपार्टमेंट का नहीं होता है, ना पोर्ट होता है ना एयरपोर्ट होता है। एंड शैल नॉट परमिट such goods to be removed from custom area without permission of officer। अब पिलफरेज हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चोरी हो गई, छोटी मोटी चोरी हो गई, कौन लाइबल होगा? पीटीए लाइबल होगा, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी लाइबल होगा। ओके, अभी रेट वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे थोड़ी दिन बाद। अभी बस इतना समझो कि कस्टम ड्यूटी का रेट किस दिन का लगेगा, बिकॉज हर दिन रेट अलग होता है। तो ये लगेगा जिस दिन मैनिफेस्ट फाइल हुआ था वो वाले दिन का, जिस दिन इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल हुआ था उस दिन का ड्यूटी रेट लगेगा पिलफरेज के केस में। तो पिलफरेज के केस में पीटीए लाइबल होता है और ड्यूटी रेट लगता है फाइलिंग ऑफ मैनिफेस्ट का। ये 2 पॉइंट तुमको लर्न करना है, ठीक है। पिलफरेज के केस में पीटीए लाइबल होता है एंड ड्यूटी रेट लगता है तुम्हारा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मैनिफेस्ट का। ओके जी, 6 नंबर पॉइंट अभी नहीं देखेंगे। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ, इंपोर्टर का। पीटीए मतलब पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। पीटीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी इन लोग की जिम्मेदारी होती है। अब सबसे पहला काम इंपोर्टर क्या करेगा? इंपोर्टर फाइल करेगा बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री क्या होती है? एक एप्लीकेशन होती है कि भैया मेरा असेसमेंट कर दो और मेरे गुड्स को क्लियर करवा दो कस्टम एरिया से। भैया मेरा असेसमेंट कर दो, मेरे गुड्स को क्लियर करवा दो। 2 प्रकार की बिल ऑफ एंट्री होती है, एक सेक्शन नंबर 46 में, एक सेक्शन नंबर 68 में। तो बिल ऑफ एंट्री 46 वाली कौन सी होगी? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। और दूसरा क्या है? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, यानी वेयर हाउस में डलवा। 68 में क्या होता है? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर होम कंजम्पशन टू वेयर हाउस, या एक्स बॉन्ड, सिंपल प्यार से क्या बोलेंगे? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। कब तक फाइल करना पड़ता है? बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलीडे प्रीसीडिंग द डे ऑन विच वेसल व्हीकल एयरक्राफ्ट अराइव्स एट द कस्टम स्टेशन। म्हणजे एक दिन पहले। तब एक दिन पहले, अराइवल के एक दिन पहले, लिख लो वहां पे, एक दिन पहले। क्या और भी पहले फाइल कर सकते हैं? क्या कर सकते हो? 30 दिन पहले तक फाइल कर सकते हो। कितना? 30 डेज प्रायर टू एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ वेसल। 30 डेज पहले भी तुम फाइल कर सकते हो, बट उसके भी पहले फाइल कर सकते, 2-3 महीना पहले फाइल कर सकते। द आंसर इज नो। तब तुमको 30 डेज के अंदर फाइल करना है। उस सिनेरियो में तुम्हारा जो वेसल है वो 30 डेज के अंदर आ जाना चाहिए, बिकॉज आईजीएम के पहले फाइल नहीं कर सकते। बट अगर कर रहे हो तो 30 डेज पहले कर सकते हो, बट 30 डेज के अंदर तुम्हारा वेसल और एयरक्राफ्ट आ जाना चाहिए। अब मान लो हुआ क्या कि मैंने फाइल किया बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, मेरे को रियलाइज हुआ कि यार अभी पैसे नहीं है, वेयर हाउस करवाना बेटर रहेगा। तो क्या मैं करवा सकता हूं कन्वर्जन? द आंसर इज यस, करवा सकते हैं, अगर कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है तो, एंड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट प्रीजुडिशियली अफेक्टेड। तो कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है एंड रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट प्रीजुडिशियली अफेक्टेड, तो होम कंजम्पशन से वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग से होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन से वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग से होम कंजम्पशन। जहां कूदना है, जैसे कूदना है वैसे कूदते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अभी उतना मुश्किल नहीं हो रहा है, इजी हो रहा है अपने लिए। कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, लर्न करना है, ये अगर थ्योरी में तो लिखना पड़ेगा। बिल ऑफ एंट्री में क्या इंश्योर करना है? एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग इट, एंड कंप्लायंस विथ, ध्यान से देखो, कंप्लायंस विथ लॉ नहीं लिखा है, कंप्लायंस विथ रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन। अगर कोई चीज रिस्ट्रिक्ट है, कोई भी प्रोहिबिटेड है, उसको मैंने कंप्लाई किया है, चाहे वो, अरे यार ये ऑडियो तुम लोग को आ रहा था क्लियर? लगाना ही भूल गया था, हो जाता है कभी कभी। तो अगर ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंप्लायंस विद रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन, या तो इस एक्ट में या तो किसी अदर लॉ में, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। क्लियर? इजी है। क्या करना है, क्या इंश्योर करना है? एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड कंप्लायंस विद लॉ नहीं, कंप्लायंस विद रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन। तो एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट,
and compliance with restrictions or prohibitions. Okay. अब आ जाओ स्ट्रेट अवे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? प्रॉपर ऑफिसर अपने को, अगर हमने होम कंजम्पशन के लिए फाइल किया है या एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, बॉन्ड बाद मतलब वेयर हाउस करने के बाद एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, तो प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है कि गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी हमने पे कर दिया या कोई भी चार्जेस है वो हमने पे कर दिया, तो वो हमें ऑर्डर देगा परमिटिंग क्लियरेंस ऑफ द गुड्स एंड गुड्स को घर लेके चले जाओ, गुड्स को घर लेके चले जाओ। ओके, चलो लास्ट पढ़ेंगे, इसके बाद आज के लिए इतना ही करेंगे। आएंगे स्टेप नंबर 3 यानी पॉइंट नंबर 4 की तरफ। देखो, जनरली बिल ऑफ एंट्री तुमको एक दिन पहले फाइल करना है, बट मान लो एक ढीठ आदमी उसने इंपोर्ट कर दिया, फाइल नहीं किया बिल ऑफ एंट्री, तो गवर्नमेंट बोलती है कि 30 डेज तक, 30 डेज तक पोर्ट पे पड़ा रहेगा माल, 30 डेज तक मैक्सिमम। अगर 30 डेज तक भी तुमने फाइल नहीं किया, या तो होम कंजम्पशन या तो वेयर हाउसिंग और या तो कहीं और लेके उसको ट्रांसशिप नहीं करवाया, ट्रांसशिप समझेंगे, अगर नहीं करवाया तो फिर माल बेच देंगे, फिर नहीं रुकेंगे, माल बेच देंगे, नोटिस देंगे इंपोर्टर को एंड विद द परमिशन ऑफ ऑफिसर उसका माल बेच देंगे। और अगर पेरिशेबल और हैजर्डस गुड्स होगा तो 30 दिन पहले भी बेच सकते हैं, 30 दिन पहले भी बेच देंगे। तो क्या देखा हमने? जनरली बिल ऑफ एंट्री एक दिन के अंदर देनी है, बट आदमी ढीठ है, गायब हो गया, माल मंगवा के गायब हो गया, तो 30 डेज तक पोर्ट पे रखेंगे, अगर नहीं आए तो फिर माल बेच देंगे, पर नोटिस दे देंगे तुमको एंड प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन। माल कौन बेचेगा? पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी बेचेगी, जो अपना पोर्ट है अदानी लोग, वो लोग बेचेगा, बट प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन ले लेगा। बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करेगा, बाकी अपना चार्जेस वगैरह वसूल लेगा। और अगर हैजर्डस और पेरिशेबल गुड्स है तो कभी भी बेच सकता है, एनी टाइम। अब मान लो आर्म्स एम्यूनेशन है तो कैसे बेचेगा? से जमीन में कपड़ा बिछा के बाहर बैठ जाएगा और गोली बम वगैरह सब रख देगा, बम ले लो, बम ले लो, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो वाला देश नहीं, अपना बगल वाला नहीं, अपना दूसरा देश है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे बोलेगा उस तरह आर्म्स एंड एम्यूनेशन को बेचना है, जहां तहां जाके मत बेच देना। तो आर्म्स एंड एम्यूनेशन को अपने बेचेंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे डायरेक्ट करेगा वैसे। डन जी, खत्म, आधा चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, मजाक मजाक में। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। आशा करते हैं आपको कस्टम्स में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। अभी तो मजा आना और शुरू होगा, अभी तो क्वेश्चन आंसर की तरह जब बढ़ेंगे तब असली मजा आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन दोस्तों, बहुत ज्यादा मजा आया कस्टम्स करके। अब मिलते हैं आप लोगों से इवनिंग में। इवनिंग में हम कर रहे हैं क्या? हम आज इवनिंग में करेंगे 10AA एंड हाँ 10AA वाला सेक्शन करेंगे एंड AMT करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय श्री राम।